Hello everyone, this is CS संगीत केडिया from संगीत केडिया एकेडमी। आज मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं, दैट इज द सेबी डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स regulations 2021। सेबी डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स रेगुलेशंस 2021। आप इस लॉ का नाम देख के आपको लग रहा है कि साहब एकदम रिसेंट लॉ है, 2021 का लॉ है। मैं यहां दोबारा 2021 सेबी डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स रेगुलेशन 2021। This is effective from 10th of June 2021। 10 जून 2021 से इफेक्टिव हुआ है। आपकी नॉलेज के लिए एक चीज बता दूं, इससे पहले भी लॉ हुआ करता था रिगार्डिंग द डीलिस्टिंग, एंड उसका नाम था सेबी, सेम नेम, कंप्लीट पूरा नाम यही था, डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स रेगुलेशंस 2009। ये लॉ सेबी डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स रेगुलेशन 2009 ये अबॉलिश हो गया एंड उसकी जगह नया लॉ बन गया सेबी डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स रेगुलेशन 2021 विथ इफेक्ट फ्रॉम 10th of June 2021। इसका मतलब कह सकते हैं कि साहब डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स के कॉन्टेक्स्ट में वी हैड पहले सेबी डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर रेगुलेशन 2009 ये हुआ करता था, एंड अब ये खत्म हो गया। इसकी जगह नया कौन सा लॉ आ गया, सेबी, नाम सेम है, सेबी विद इन ब्रैकेट डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स ब्रैकेट क्लोजर रेगुलेशन 2021 विद इफेक्ट फ्रॉम विच डेट, विद इफेक्ट फ्रॉम 10th of June 2021, विद इफेक्ट फ्रॉम 10th of June 2021। वैसे एक बात मैं आपको शुरू में बता दूं कि पुराने लॉ, ऑल्दो हम यहाँ पुराने लॉ की कोई चर्चा नहीं करेंगे, विल ओनली डिस्कस द न्यू लॉ, लेकिन मोटी मोटी अगर बात करें पुराने लॉ और नए लॉ में कोई बहुत मेजर सब्सटेंशियल चेंजेस नहीं हैं, थोड़े मोड़े चेंजेस हैं। और एक जो मेजर जो चीज़, एक मोटी मोटी बात जो कही गई है, एक लॉ पढ़ते हैं सेबी सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर्स रेगुलेशन 2011, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं सेबी टेक ओवर कोड 2011। ये जो लॉ के प्रोविजन है सेबी टेक ओवर कोड 2011 और जो नए डीलिस्टिंग के रेगुलेशंस आए सेबी डीलिस्टिंग इक्विटी शेयर रेगुलेशन 2021, काफी कोशिश ये की गई है कि जो नए रेगुलेशन डीलिस्टिंग के हैं काफी कुछ इससे मैच कराया गया सेबी टेक ओवर कोड 2011 से, क्योंकि उस कुछ सिमिलैरिटी दोनों में है, पहले भी थी लेकिन अब इसको काफी हद तक मैच करा दिया। काफी सारे प्रोविजन उसी तरीके से हैं, उसी लाइंस पे हैं जिस लाइंस पे सेबी टेक ओवर कोड 2011। एक मोटी मोटी मैं एक बात बता रहा हूँ कि किस तरह के चेंज आपको आया है। तो मतलब जिस लाइंस पे ये लॉ बना हुआ है, कोशिश की गई कि नया लॉ जो रिगार्डिंग द डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर वो भी ऑन द लाइंस ऑफ सेबी टेक ओवर कोड 2011, ये आपको मेजर चेंज आपको आया। इज दैट क्लियर? इज दैट ओके? नाउ बाकी मैं अपने आप बीच बीच में बताता रहूंगा, ठीक है? अब तो आपको और क्लैरिटी आपको आती रहेगी। नाउ इस लॉ के बारे में हम पढ़ेंगे, बट उससे पहले कि साहब ये लॉ क्या है, इसके कंटेंट्स क्या एंड ऑल दैट, बट उसके बारे में उससे पहले थोड़ा सा बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ डीलिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज। बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ डीलिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज। इस टॉपिक के अंदर सबसे पहला दे रखा है मीनिंग ऑफ डीलिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज। मीनिंग ऑफ डीलिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज। मीनिंग ऑफ डीलिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज।
यहां पे दे रखा है कि सब डीलिस्टिंग का मतलब क्या होता है. वी कैन से दैट delisting of security means permanent removal, किसी का permanent removal of the securities of a listed company. कोई लिस्टेड कंपनी है, उनकी सिक्योरिटीज का परमानेंट रिमूवल कहां से? फ्रॉम अ स्टॉक एक्सचेंज. परमानेंट रिमूवल ऑफ द सिक्योरिटीज ऑफ लिस्टेड कंपनी फ्रॉम अ स्टॉक एक्सचेंज. अगर एक स्टॉक एक्सचेंज से किसी लिस्टेड कंपनी की सिक्योरिटी को परमानेंटली रिमूव कर दिया जाए, एंड उसका इंपैक्ट है कि आफ्टर दैट द सिक्योरिटीज ऑफ दैट कंपनी विल नो लॉन्गर बी ट्रेडेड, it will no longer be traded on that stock exchange from where it has been removed. This is called delisting of security. I can say that delisting of security means permanent removal of the securities of a listed company from where? From a stock exchange, and as a result the securities of that company will no longer be traded, would no longer be traded on the stock exchange, would no longer be traded on the stock exchange. देखिए, the term delisting of security means permanent removal, हमेशा के लिए. परमानेंट किसका? ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ ए लिस्टेड कंपनी फ्रॉम वेयर? फ्रॉम अ स्टॉक एक्सचेंज. एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ डीलिस्टिंग, डीलिस्टिंग का कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, इंपैक्ट क्या होगा? द सिक्योरिटीज ऑफ दैट कंपनी वुड नो लॉन्गर बी ट्रेडेड. क्योंकि जब हम लिस्टिंग कराते हैं, अगर हम उल्टी बात करें, जब एक कंपनी की सिक्योरिटी की लिस्टिंग कराते हैं तो लिस्टिंग कराते हैं वहाँ ट्रेड शुरू हो जाता है. तो डीलिस्टिंग उसका रिवर्स है, अपोजिट है. तो जैसे डीलिस्टिंग कराएंगे तो जो ट्रेडिंग उस कंपनी की सिक्योरिटी के स्टॉक एक्सचेंज में जो हो रही थी वो ट्रेडिंग बंद हो जाएगी. वही लिखा हुआ है, द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डीलिस्टिंग द सिक्योरिटीज ऑफ दैट कंपनी वुड नो लॉन्गर बी ट्रेडेड, द सिक्योरिटी नो लॉन्गर बी ट्रेडेड एंड इट विल नॉट बी ट्रेडेड एट द स्टॉक एक्सचेंज. उसकी ट्रेडिंग उस स्टॉक एक्सचेंज पे बंद हो जाएगी. तो दैट इज द मीनिंग ऑफ डीलिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी. नेक्स्ट रहेगा टाइप्स ऑफ डीलिस्टिंग. Types of delisting. See, according to this law, SEBI delisting of equity shares regulation 2021, दो तरह की delisting हो सकती है. One is called as the voluntary delisting. Second is called as the compulsory delisting. दोनों के बारे में हम प्रोविजंस पढ़ेंगे अंडर दैट लॉ. सी, नाम से कुछ आइडिया लग रहा है. वॉलंटरी डीलिस्टिंग में क्या होता है? मान लिया एक एक्स लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है. इस कंपनी के प्रमोटर्स कंपनी की मैनेजमेंट के साथ मिलकर खुद तय करते हैं कि साहब हमें कंपनी की डीलिस्टिंग करानी है. मतलब नो वन इज आस्किंग दिस कंपनी और द प्रमोटर दिस कंपनी कि आप डीलिस्टिंग कराइए. अपनी मर्जी से डीलिस्टिंग कराना चाह रहे हैं वॉलंटरली. No one is asking you, no one is compelling you, no one is ordering you. You are getting it done on your own. अगर इस तरह का दैट इज कॉल्ड वॉलंटरी डीलिस्टिंग. कंपनी अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से कंपनी और कंपनी के प्रमोटर से डिसाइड करते हैं कि हमें कंपनी क्या करानी है, डीलिस्टिंग. दैट काइंड ऑफ डीलिस्टिंग और वॉलंटरी डीलिस्टिंग. कंपल्सरी डीलिस्टिंग में क्या होता है? लेट्स से देयर सम कंपनी वाई लिमिटेड. अच्छा जी, एक लिस्टेड कंपनी है. अच्छा, हर एक लिस्टेड कंपनी क्या स्टॉक एक्सचेंज के साथ लिस्टिंग एग्रीमेंट होता है? यस, द लिस्टिंग एग्रीमेंट बिटवीन द लिस्टेड कंपनी एंड द स्टॉक एक्सचेंज. अच्छा, जो लिस्टिंग एग्रीमेंट का जो कंसेप्ट इज गवर्न बाय द प्रोविजन सेबी एलओडीआर रेगुलेशन 2015 से आप जानते हैं. अब अकॉर्डिंग टू द लिस्टिंग एग्रीमेंट कंपनीज रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद वेरियस थिंग्स फ्रॉम टाइम टू टाइम. कंपनी रिक्वायर्ड टू सबमिट वेरियस डॉक्यूमेंट्स, रिपोर्ट्स, इंफॉर्मेशन टू द स्टॉक एक्सचेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम. अगर एक कंपनी जो उसकी ऑब्लिगेशंस हैं टुवर्ड्स द स्टॉक एक्सचेंज एज पर द लिस्टिंग एग्रीमेंट, अगर उसको कंप्लाई नहीं करती तो क्या एज ए पनिशमेंट, बाय वे ऑफ पनिशमेंट, क्या स्टॉक एक्सचेंज उस कंपनी की सिक्योरिटीज की डीलिस्टिंग ऑर्डर कर सकता है? तो व्हेन द सिक्योरिटीज ऑफ ए लिस्टेड कंपनी आर डीलिस्टेड एट द बिहेस्ट ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज बाय द ऑर्डर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज एज ए पनिशमेंट, एज ए पेनल्टी, एज ए पेनलाइजिंग मेजर. व्हाई पेनल्टी? Because वो listed company is not complying with the provisions of listing agreement, in not complying with the, it is not submitting various information reports as per the requirement listing agreement, in not making the compliances of various provisions as per listing agreement. मतलब basically आपकी जो obligations है towards the stock exchange as per listing agreement
उसकी आप कंप्लायंस नहीं कर रहे, और बिकॉज ऑफ दैट नॉन कंप्लायंस व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली स्टॉक एक्सचेंज वन ऑफ द ऑप्शंस अवेलेबल विद द स्टॉक एक्सचेंज की एज ए पेनल्टी, एज ए पेनलाइजिंग मेजर उस कंपनी की डीलिस्टिंग का ऑर्डर कर सकता है। तो उस केस में वहां कंपनी अपनी मर्जी से डीलिस्टिंग नहीं करा रही, उसकी डीलिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज बाय वे ऑफ पनिशमेंट कर रहा है, एंड दैट काइंड ऑफ डीलिस्टिंग इज कॉल्ड कंपल्सरी डीलिस्टिंग। देखिए मैं दोनों पढ़ता हूं, डीलिस्टिंग में भी वॉलंटरी और कंपल्सरी टाइप्स ऑफ डीलिस्टिंग में। इन वॉलंटरी डीलिस्टिंग अ लिस्टेड कंपनी डिसाइड्स ऑन इट्स ओन टू वॉलंटरली रिमूव इट्स सिक्योरिटीज फ्रॉम अ स्टॉक एक्सचेंज। एक लिस्टेड कंपनी खुद डिसाइड करती है कि साहब हमें वहां से रिमूवल कराना है, हमें डीलिस्टिंग करानी है, ठीक है। डिसाइड्स ऑन इट्स ओन टू परमानेंटली रिमूव सिक्योरिटी फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज, परमानेंट रिमूवल ऑन, नो वन इज आस्क्ड। कंपल्सरी डीलिस्टिंग refers to permanent removal of the security of listed company from stock exchange as a penalizing measure, as a punishment at the behest of the stock exchange for not making submissions, for not complying with various requirements set out in the listing agreement within the time frames prescribed। मतलब बेसिकली लिस्टिंग एग्रीमेंट जो आपका स्टॉक एक्सचेंज के साथ है उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर बहुत सारी इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर रहे, बहुत सारे सबमिशंस कंप्लायंस नहीं कर रहे विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड ऑन लिस्टिंग एग्रीमेंट, तो एज ए पनिशमेंट, एज ए पेनलाइजिंग मेजर स्टॉक एक्सचेंज आपकी सिक्योरिटीज की डीलिस्टिंग का ऑर्डर कर सकता है, एंड दैट काइंड ऑफ डीलिस्टिंग इज कॉल्ड कंपल्सरी डीलिस्टिंग। दैट काइंड, देखिए दोनों में, चाहे वॉलंटरी डीलिस्टिंग हो चाहे कंपल्सरी डीलिस्टिंग हो, दोनों में ही जिस कंपनी की डीलिस्टिंग हो रही है उनकी सिक्योरिटीज की परमानेंट रिमूवल हो जाएगी फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज, और उसकी ट्रेडिंग उस पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज पे उस कंपनी की सिक्योरिटी की ट्रेडिंग बंद हो जाएगी, ठीक है। दोनों का इंपैक्ट वही है, लेकिन फर्क क्या है, एक तो कंपनी खुद करवा रही है कि जी हमें डीलिस्टिंग करवानी है, ठीक है, कंपनी का प्रमोटर्स कंपनी मिलकर आपको, ठीक है, और एक स्टॉक एक्सचेंज बोलता है पनिशमेंट के तौर पे आपको डीलिस्टिंग कर रहा है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, एक बंदा जॉब में है और जॉब से रिजाइन कर देता है, क्या उसकी जॉब टर्मिनेट होगी? अब उसको एक दूसरा केस है, एक बंदा जॉब में उसने सही ढंग से काम नहीं कर रहा, ठीक है, ही इज डूइंग सम मिसकंडक्ट, नॉट परफॉर्मिंग अ जॉब प्रॉपर्ली, नॉट फुलफिलिंग हिज ऑब्लिगेशंस प्रॉपर्ली एज एन एम्प्लॉय, एज ए रिजल्ट एम्प्लॉयर ने उसको जॉब टर्मिनेट कर दिया। अच्छा, उसमें भी उसको जॉब से निकाल दिया, तो क्या उसमें भी जॉब टर्मिनेट हुई? तो रेजिग्नेशन में भी जॉब टर्मिनेट हुई, एंड व्हेन ही इज टर्मिनेटेड एंड व्हेन ही इज यू कैन रिमूव फ्रॉम द जॉब, ही इज आई कैन से टर्मिनेटेड फ्रॉम, उस केस में भी जॉब टर्मिनेट हुई। फर्क क्या है, एक में आप अपनी मर्जी से जॉब छोड़ रहे हैं और एक में आपको पनिशमेंट के तौर पे क्योंकि आप मिसकंडक्ट कर रहे हैं, सही ढंग से काम था, इस पर आपकी जॉब टर्मिनेट हो रही है। एग्जैक्टली उसी तरीके से ये आपको रेजिग्नेशन की तरह है और ये आपको पनिशमेंट के तौर पे अगर जॉब से निकाल दिया जाए वो तो उस तरीके से है। दोनों में डीलिस्टिंग हो रही है, दोनों में कंपनी की सिक्योरिटी का परमानेंट रिमूवल हो जाएगा फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज एंड इट विल नो लॉन्गर बी ट्रेडेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। द ओनली थिंग इज दैट यहाँ एक कंपनी जिसकी डीलिस्टिंग हो रही है, इसकी सिक्योरिटी खुद अपनी मर्जी से, ऐसा कोई पनिशमेंट वाली बात नहीं है, लेकिन अपने कुछ सेल्फ रीजंस होंगे क्यों डीलिस्टिंग कराते हैं, लेकिन कोई पनिशमेंट नहीं दे रहा, वो आप अपनी मर्जी से। और यहाँ पे अगर आपके स्टॉक एक्सचेंज के साथ जो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप है बाय वर्च्यू ऑफ लिस्टिंग एग्रीमेंट, उसका आप कंप्लायंस नहीं करते, तो एज ए पनिशमेंट द स्टॉक एक्सचेंज कैन डीलिस्ट वन ऑफ द, ऐसा नहीं कि हमेशा जब नॉन कंप्लायंस कर रहे हैं लिस्टिंग एग्रीमेंट हमेशा डीलिस्ट होता है, ऐसा नहीं है, बट वन ऑफ द ऑप्शंस अवेलेबल टू द स्टॉक एक्सचेंज की आपकी डीलिस्टिंग कर सकता है, एंड दैट काइंड ऑफ डीलिस्टिंग इज कॉल्ड एज अ कंपल्सरी डीलिस्टिंग। नाउ एक आपका टॉपिक बेसिक एस्पेक्ट्स में दे रखा, मीनिंग ऑफ सस्पेंशन ऑफ सिक्योरिटी एंड डिफरेंस विद डीलिस्टिंग। सस्पेंशन ऑफ सिक्योरिटी क्या होता है और आपको वो कैसे डीलिस्टिंग से डिफरेंट है। एक तरफ सस्पेंशन ऑफ सिक्योरिटी और एक तरफ डीलिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज। डीलिस्टिंग तो अभी हमने पढ़ा है कि डीलिस्टिंग का मतलब क्या होता है, दो तरह की डीलिस्टिंग, ठीक है, वॉलंटरी कंपल्सरी, तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है। तो सस्पेंशन पढ़ते हैं, जैसे मान लिया एक लिस्टेड एंटिटी है, लिस्टेड कंपनी एक्स लिमिटेड, अच्छा जब लिस्टेड है तो क्या इसका स्टॉक एक्सचेंज के साथ लिस्टिंग एग्रीमेंट है, एंड यू नो द लिस्टिंग एग्रीमेंट जो है इट इज गवर्न्ड बाय द प्रोविजंस ऑफ सेबी LODR regulations 2015। अच्छा, as per the whatever the obligation this company has towards the stock exchange as per listing agreement, अगर उन obligations को एक कंपनी कंप्लाई नहीं करती तो वन ऑफ द ऑप्शन इज दैट स्टॉक एक्सचेंज इस कंपनी की सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग
को सस्पेंड कर सकता है फॉर सम टेम्परेरी पीरियड, लेट्स से फॉर 10 days, 15 days, 30 days, समथिंग लाइक दैट। तो कहने से सस्पेंशन मीन्स stopping the trading of the securities of a company for some temporary period, not permanent, कुछ समय के लिए। मतलब कंपनी लिस्टेड है, कंपनी के शेयर लिस्टेड, जैसे मान लिया ये स्टॉक एक्सचेंज में NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एक्स लिमिटेड के अगर रेस्पेक्ट में इसने सस्पेंशन ऑर्डर पास कर दिया, इसका मतलब क्या है? अल्ले से 30 डेज का सस्पेंशन, इसका तो क्या है? ये कंपनी के सिक्योरिटी NSE पे लिस्टेड है, तो ओनली थिंग इज फॉर 30 डेज जो सस्पेंशन पीरियड, उस पीरियड में इस कंपनी के सिक्योरिटी ट्रेड नहीं होंगे। जैसे 30 डेज पूरे हो जाएंगे सस्पेंशन पीरियड, फिर से ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। दैट काइंड ऑफ थिंग इज कॉल्ड सस्पेंशन ऑफ सिक्योरिटी, सस्पेंशन ऑफ द ट्रेड। इसका सस्पेंशन ऑफ ट्रेडिंग इन सिक्योरिटी, कुछ समय के लिए आपकी सिक्योरिटी की ट्रेडिंग को सस्पेंड रोक दिया गया है, मतलब अदरवाइज आप कंपनी लिस्टेड, आपकी सिक्योरिटी वहां पे लिस्टेड है। अच्छा, ये भी पनिशमेंट के तौर पे ही होता है, जैसे डीलिस्टिंग में कंपल्सरी डिलिस्टिंग। अब दोनों को मैं रिलेट करके देखूं, जैसे आप खुद सोच के देखिए, अगर एक कंपनी लिस्टेड कंपनी, उसके जो भी ऑब्लिगेशंस है टुवर्ड्स द स्टॉक एक्सचेंज अराइजिंग आउट ऑफ लिस्टिंग एग्रीमेंट, उसका अगर नॉन कंप्लायंस कर रही है, एंड एज ए पनिशमेंट स्टॉक एक्सचेंज कैन सस्पेंड द ट्रेडिंग ऑफ इट सिक्योरिटी फॉर सम टेम्परेरी पीरियड एज ए पनिशमेंट। और एक होता है कि साहब जो कंपल्सरी डीलिस्टिंग आपने पढ़ा कि साहब हमेशा के लिए उसकी सिक्योरिटीज को रिमूव कर दिया फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज। अब बताइए विच वन इज सीवियर पनिशमेंट? ऑब्वियसली कंपल्सरी डीलिस्टिंग। सस्पेंशन उतना कुछ समय के लिए आपकी सिक्योरिटी की ट्रेडिंग रोक दी, अदरवाइज आप लिस्टेड है वहां पे, लेकिन डीलिस्टिंग में तो परमानेंटली रिमूव कर दिया। तो ऑब्वियसली इफ यू कंपेयर द टू सस्पेंशन एंड कंपल्सरी डीलिस्टिंग, तो सस्पेंशन इज अ लेसर पनिशमेंट एंड कंपल्सरी डीलिस्टिंग बिगर पनिशमेंट। तो कह सकते हैं कि साहब अगर कोई बड़ा वायलेशन किया है, बहुत बड़े बड़े नॉन कंप्लायंस किए हैं, तो हो सकता है कंपल्सरी डीलिस्टिंग हो जाए। ठीक है, हो सकता है छोटे मोटे नॉन वाले कंप्लायंसेस है, छोटे छोटे वायलेशंस हैं बाय द लिस्टेड कंपनी टुवर्ड्स द स्टॉक एक्सचेंज, हो सकता है कंपल्सरी डीलिस्टिंग ना करके सस्पेंशन कर दे। अच्छा, कभी बार ऐसा भी होता है कि जैसे पहले सस्पेंशन किया, छोटा पनिशमेंट दिया, लेकिन उसके बाद भी कंपनी नहीं माननी कंटिन्यूसली, उसके बाद भी वायलेशन कर सकती है, तो क्या दैट कैन ऑल्सो लीड टू कंपल्सरी डीलिस्टिंग। यस, मैं दोनों को रिलेट भी कर रहा हूँ। तो कई बार हो सकता है डायरेक्टली कंपल्सरी डीलिस्टिंग हो सकती है, शुरू से आपने बहुत बड़ा वायलेशन किया। कई बार हो सकता है शुरू में सिर्फ सस्पेंशन हो, लेकिन उसके बाद भी बात नहीं बनी और अभी भी प्रॉब्लम चल रही है, तो हो सकता है सस्पेंशन के बाद लेटर स्टेज पे कंपल्सरी डीलिस्टिंग ऑर्डर ही पास हो जाए, समथिंग लाइक दैट। तो सस्पेंशन में कोई कंपनी की सिक्योरिटी किसी भी स्टॉक एक्सचेंज से परमानेंटली रिमूव नहीं होती है, वहां वो लिस्टेड ही रहती है। तो ओनली थिंग इज जो सस्पेंशन पीरियड है, जो टेम्परेरी पीरियड जितने टाइम के लिए सस्पेंड किया, उस पीरियड में उस कंपनी की सिक्योरिटी उस स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड नहीं होती, ओनली दैट। जैसे सस्पेंशन पीरियड खत्म होगा वो ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी, ये फर्क। तो कहते हैं छोटे, ये भी एक पनिशमेंट की तरह है फॉर नॉन कंप्लायंस, जैसे कंपल्सरी डीलिस्टिंग, लेकिन वो बड़े वायलेशंस के लिए। और कई बार मैंने यही बताया कि साहब डायरेक्टली कंपल्सरी डीलिस्टिंग करने के बजाय पहले सस्पेंशन करते हैं, फिर भी बात नहीं मानी, कंपनी नहीं मान रही है, कंपनी कंटिन्यूसली वायलेशन कर रही है, देन लेटर स्टेप हो सकता है एज कंपल्सरी डीलिस्टिंग ऑर्डर पास। बट ऐसा भी कोई जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसे होता है कि पहले सस्पेंशन फिर कंपल्सरी, ऐसा नहीं है, डायरेक्टली कंपल्सरी डीलिस्टिंग ऑर्डर ही पास हो सकता है, लेकिन ये भी एक तरीका हो सकता है। ठीक है, अच्छा, जो डीलिस्टिंग का कंसेप्ट ने पढ़ा, क्या डीलिस्टिंग वॉलंटरी भी हो सकती है, कंपल्सरी भी हो सकती है, लेकिन सस्पेंशन में वॉलंटरी कॉन्सेप्ट नहीं है कि साहब एक कंपनी वॉलंटरली अपनी सिक्योरिटी की ट्रेडिंग को कुछ समय के लिए सस्पेंड कराए, ऐसा कोई कंसेप्ट ही नहीं है। ठीक है, इसका तो सस्पेंशन जो भी होता है बाय द ऑर्डर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज एज ए कंपल्सरी, एज ए बाय वे ऑफ पनिशमेंट, लेकिन डीलिस्टिंग कैन बी वॉलंटरी और कंपल्सरी। बट सस्पेंशन में कभी वॉलंटरी कंसेप्ट होता है, इट इज ऑलवेज कंपल्सरी। अच्छा, एक बात और, सस्पेंशन में मतलब इट इज ऑलवेज एज ए पनिशमेंट बाय द ऑर्डर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। सस्पेंशन नॉर्मली छोटे पीरियड के लिए होता है कोई, लेकिन किसी केस में मान ली इस कंपनी के अगेंस्ट स्टॉक एक्सचेंज ने सस्पेंशन ऑर्डर पास कर दिया और सस्पेंशन हैज कंटिन्यूड फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 3 मंथ्स, 3 महीने से ज्यादा, 3 महीने तक तो ठीक है, 3 महीने से एक्सीडिंग 3 मंथ्स, 3 महीने से ज्यादा सस्पेंड चल गया, डोंट थिंक वेरी लॉन्ग पीरियड सस्पेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उस केस में द लॉ सेज दैट ये कंपनी अगेंस्ट दिस ऑर्डर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज ऑफ सस्पेंशन ऑफ मोर देन 3 मंथ्स, इसके अगेंस्ट ये अपील कर सकती है टू द सैट, सिक्योरिटी अपीलेट ट्राइब्यूनल। कहां अपील कर सकती है? सैट को। जब सैट के सामने कंपनी अपील करेगी तो सैट विल आपको एक नोटिस इशू करेगा टू द स्टॉक एक्सचेंज, उसको अपनी बात कहने का मौका देगा, और उसके सुनने के बाद नाउ सैट विल डिसाइड कि स्टॉक एक्सचेंज का जो ऑर्डर था फॉर सस्पेंशन ऑफ मोर देन 3 मंथ्स का जस्टिफाइड है। अगर जस्टिफाइड है तो कुछ नहीं करेगा, सैट बोले ठीक है,
लेकिन अगर वो अनजस्टिफाइड लगता है एज पर द ओपिनियन ऑफ सेट, तो ये स्टॉक एक्सचेंज को ऑर्डर करेगा कि इसके ऑर्डर को, सस्पेंशन के ऑर्डर को वेरी कर सकता है, सेट डिसाइड कैंसिल कर सकता है। अच्छा, अगर सेट ने स्टॉक एक्सचेंज के ऑर्डर को वेरी या सेट डिसाइड कर दिया, क्या स्टॉक एक्सचेंज को अकॉर्डिंगली, उसके ऑर्डर्स के अकॉर्डिंगली क्या इस कंपनी की शेयर की ट्रेडिंग दोबारा स्टार्ट करनी पड़ेगी? इट विल हैव टू फॉलो द ऑर्डर्स ऑफ सेट। अगर सेट ने स्टॉक एक्सचेंज के ऑर्डर को चेंज कर दिया, वेरी कर दिया या सेट डिसाइड कर दिया, नहीं कुछ किया, कंफर्म किया था, तो एज इट इज चलेगा, एज इट इज चलेगा। सो दिस इज द कंसेप्ट सस्पेंशन एंड डीलिस्टिंग। मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सस्पेंशन एंड, मैं पढ़ देता हूं, देखिए। Suspension of trading in securities. Suspension of trading in security means that no trade can take place in the security company suspended for temporary period. This is very important, temporary period. Suspension not done at the instance of the company. कभी कंपनी के कहने पे, मतलब वॉलेंट्री कंसेप्ट कभी नहीं होता, but it is action taken by the stock exchange, against the company, generally for non-compliance or listing conditions as stipulated under SEBI LODR regulations 2015. And आप जानते हैं, as per SEBI LODR regulation 2015, we have a concept of listing agreement. Now, यहाँ पे once the company makes good the compliance of the listing condition under LODR, मतलब जो भी वायलेशन किया जिसकी वजह से सस्पेंशन हुआ, अगर कंपनी उसको ठीक कर देती है, द स्टॉक एक्सचेंज विड्रॉ सस्पेंशन एंड परमिट्स द ट्रेडिंग, मतलब सस्पेंशन का ऑर्डर को विड्रॉ कर देगा और ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि परमानेंट रिमूवल तो था ही नहीं, इट वाज ओनली फॉर टेम्पररी पीरियड, फिर ये बोला है, इफ सस्पेंशन ऑफ डीलिंग टू सिक्योरिटी है कंटिन्यूड, इफ द सस्पेंशन हैज continued for a period exceeding 3 months, 3 महीने तो ठीक है, 3 महीने ज्यादा, the company may make an appeal to the SAT may, after giving the stock exchange opportunity of being heard, vary, change or set aside the decision of the stock exchange and its order shall be, obviously stock exchange को उसको ऑर्डर फॉलो करने पर, अगर SAT ने स्टॉक एक्सचेंज के ऑर्डर्स को, डिसीजन को वेरी कर दिया, सेट असाइड कर दिया। आगे डीलिस्टिंग के बारे में देखा, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ऑन द अदर हैंड डीलिस्टिंग क्या होती है, और डीलिस्टिंग में दोनों ऑप्शन है, वॉलंटरी भी, कंपलसरी भी, बट सस्पेंशन में वॉलंटरी कॉन्सेप्ट नहीं है, इट इज ऑलवेज एट द ऑर्डर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज बिकॉज ऑफ सर्टेन नॉन कंप्लायंस। सो ये थोड़ा सा आपका सस्पेंशन क्या होता है, डीलिस्टिंग को थोड़ा सा हमने डिस्कस किया। तो एक छोटा सा टॉपिक पहले, बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ डीलिस्टिंग सिक्योरिटी दैट आई हैव कंप्लीटेड। नाउ आई मूव ऑन टू द लीगल फ्रेमवर्क ऑफ डीलिस्टिंग। देखिए, जिन बच्चों ने पुराना अगर लॉ पढ़ा है, डीलिस्टिंग इक्विटी शेयर रेगुलेशन 2009, वो पूरा भूल जाइएगा, उसकी जगह पूरा का पूरा नया चैप्टर, नए नोट्स, नए लेक्चर, वो सब मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। जिन्होंने पुराना पढ़ा ही नहीं, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन शुरू से नया पढ़ रहे हैं, लेकिन जिन्होंने 2009 रेगुलेशन पढ़े हैं डीलिस्टिंग के, वो पूरा का पूरा भूल जाइए। पूरा का पूरा मैं नया चैप्टर के नोट्स दे रहा हूँ, और मतलब पूरे नए नोट्स दे रहा हूँ, पूरे चैप्टर के, कंप्लीट चैप्टर एंड कंप्लीट लेक्चर, ठीक है। तो पुराने से फिर मिक्स नहीं करना कि आधा वहां से आधा यहाँ से, ऐसा कुछ मत करना। देखिए, अभी मैंने बताया कि साहब लीगल फ्रेमवर्क डीलिस्टिंग का, पहले सेबी डीलिस्टिंग और इक्विटी शेयर रेगुलेशन 2009 हुआ करते थे। नाउ वी हैव सेबी डीलिस्टिंग ऑफ equity shares regulations 2021 which is with effect from 10th of June 2021, 10 जून 2021 से इफेक्टिव। सबसे पहले आपको, अच्छा, रेगुलेशन 3 एप्लीकेबिलिटी ऑफ डीलिस्टिंग रेगुलेशंस, ये जो रेगुलेशंस हैं ये कहां पे अप्लाई होते हैं? देखिए, एप्लीकेबिलिटी, रेगुलेशन 3 में दोनों दे रखा है, एप्लीकेबिलिटी भी दे रखी है और नॉन एप्लीकेबिलिटी भी दे रखी है। पहले एप्लीकेबिलिटी, सेबी डीलिस्टिंग इक्विटी शेयर रेगुलेशन 2021 इज एप्लीकेबल टू डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ए कंपनी। कोई भी कंपनी उसकी इक्विटी शेयर की डीलिस्टिंग करानी है, उस कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई होगा, इंक्लूडिंग द डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर विद सुपीरियर वोटिंग राइट्स। आपने पढ़ा है एसआर इक्विटी शेयर्स विद सुपीरियर वोटिंग राइट्स। तो अगर कोई लिस्टेड कंपनी की इक्विटी शेयर विद सुपीरियर वोटिंग राइट इशू हो रखे हैं, उसकी भी अगर डीलिस्टिंग करानी है, वो भी इसी लॉ के अकॉर्डिंगली होगी,
एंड ये लॉ उस पर अप्लाई होगा, ठीक है। डीलिस्टिंग कहां से? फ्रॉम ऑल द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज वेयर दे आर लिस्टेड और फ्रॉम सम ऑफ द, इसका जितने भी स्टॉक एक्सचेंज पे कंपनी लिस्टेड है, आप चाहें तो सबसे डीलिस्टिंग करा सकते हैं। और ये भी है कि जितनी जगह आपने लिस्टिंग करा रखे उनमें से कुछ स्टॉक एक्सचेंज डीलिस्टिंग कराने, कुछ पे आप डीलिस्टिंग नहीं कराएंगे, यू विल रिमेन लिस्टेड ऑन सम ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, दोनों पॉसिबिलिटी है। तो इट सेज दैट, देखिए सेबी रेगुलेशन 3, सेबी डीलिस्टिंग इक्विटी शेयर रेगुलेशन 2021 इज एप्लीकेबल टू डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ए कंपनी इंक्लूडिंग, a company equity share delisting including the delisting of equity share, which equity share having superior voting rights, जैसे SR equity share आपने पढ़ा है, from all or any of the recognized stock exchange where such shares are listed, मतलब जहां जहां जिस स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर लिस्टेड है उन सारे स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्टिंग कराना चाहते हैं या उनमें से कुछ से कराना चाहते हैं, कुछ जगह आप लिस्टेड रहेंगे, यू विल रिमेन लिस्टेड, दोनों पॉसिबिलिटी है। एंड इन बोथ द केसेस द लीगल फ्रेमवर्क ये हो, इसी लॉ के अकॉर्डिंगली डीलिस्टिंग हो, इसी लॉ के अकॉर्डिंगली डीलिस्टिंग होगी। अच्छा, रेगुलेशन 3 के अंदर ये तो एप्लीकेबिलिटी है और आपको नॉन एप्लीकेबिलिटी भी दे रखी है, कब कब ये लॉ नहीं लगता, नॉन एप्लीकेबिलिटी। से रिगार्डिंग द नॉन एप्लीकेबिलिटी 3 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट देखिए, मान लिया एक लिस्टेड कंपनी है एंड उस लिस्टेड कंपनी की जो इक्विटी शेयर्स हैं दे आर लिस्टेड ऑन इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। यू नो दैट दिस इज स्पेशलाइज्ड प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेडिंग। दे लिस्टेड कंपनी एंड उसके इक्विटी शेयर कहां लिस्टेड ऑन the innovators growth platform IGP of a recognized stock exchange। और इस कंपनी ने लिस्टिंग जो कराई है अपनी इक्विटी शेयर की ऑन द इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म रिकॉग्नाइज्ड विदाउट पब्लिक इशू, विदाउट मेकिंग अ पब्लिक इशू। अगर ऐसा है तो ऐसी कंपनी की इक्विटी शेयर की डीलिस्टिंग इस लॉ के अकॉर्डिंगली नहीं हो सकती। If there is a listed company, it has got its equity share listed where on the innovators growth platform of a recognized stock exchange, how without public issue। कुछ केसेस में बिना पब्लिक इशू के भी लिस्टिंग हो जाती है, ठीक है। पब्लिक इशू के बाद तो लिस्टिंग कराना मैंडेटरी है, बट विदाउट पब्लिक इशू भी कुछ केसेस में लिस्टिंग हो जाती है। तो अगर एक कंपनी ने इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म पे अपनी इक्विटी शेयर की लिस्टिंग कराई, ठीक है, इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज विदाउट पब्लिक इशू, तो वो वैसे इक्विटी शेयर कि डीलिस्टिंग कैन नॉट बी डन इन अकॉर्डेंस विद दिस लॉ, ये लॉ वहां पे अप्लाई नहीं होगा। अगर आप डीलिस्टिंग कर ला लीजिए लेकिन इस लॉ के अकॉर्डिंग नहीं होगी, दिस लॉ विल नॉट अप्लाई इन सच काइंड ऑफ डीलिस्टिंग, सच काइंड ऑफ डीलिस्टिंग। अच्छा, एक बात यहाँ, ये विदाउट पब्लिक इशू है। इसी में अगर मैं चेंज कर दूं, अगर एक कंपनी ने अपने इक्विटी शेयर्स की लिस्टिंग कराई ऑन द इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज आफ्टर कमिंग आउट विद पब्लिक इशू लाने के बाद, तो उस केस में उस कंपनी की इक्विटी शेयर की डीलिस्टिंग इस लॉ के अकॉर्डिंग हो सकती है। फर्क ये विदाउट पब्लिक इशू है। अगर बिना पब्लिक इशू आपने लिस्टिंग कराई, अब डीलिस्टिंग तो इस लॉ से नहीं चलेगा। लेकिन आपने पब्लिक इशू लाने के बाद लिस्टिंग कराई है तो आप उसकी डीलिस्टिंग कराना चाहते हैं तो इस लॉ के अकॉर्डिंग चलेगा, ये आगे आएगा भी। इसलिए ये बात, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, विदाउट पब्लिक इशू। मैं पढ़ता हूं पॉइंट। द सेबी डीलिस्टिंग इक्विटी शेयर रेगुलेशन 2021 shall not be applicable to the delisting of equity shares of listed company that have been listed and traded on the innovators growth platform or recognized stock without making a public issue। This is very important। अगर बिना पब्लिक इशू किए आपने लिस्टिंग कराई ऑन द इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, तो आप उन इक्विटी शेयर की डीलिस्टिंग कराना चाहते हैं तो उसके ऊपर ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। अगर आपने पब्लिक इशू लाने का लिस्टिंग कराई है ऑन द इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म और उसकी डीलिस्टिंग आप कराना चाहते हैं तो इस लॉ के अकॉर्डिंग गवर्न होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड देखिए, और कब नहीं अप्लाई होगा, रेगुलेशन 3 में दोनों जगह एप्लीकेबिलिटी एज वेल नॉन एप्लीकेबिलिटी। तो एप्लीकेबिलिटी मैंने बता दिया, नॉन एप्लीकेबिलिटी चल रहा है। नॉन एप्लीकेबिलिटी फर्स्ट कब नहीं अप्लाई होगा। दूसरा, मान लिया एक्स लिमिटेड एक लिस्टेड एंटिटी है, और इस कंपनी की कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, दैट्स व्हाई इट इज इनटू द, एक कंसेप्ट पढ़ता है ना, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, आईबीसी कोड में। मान लीजिए इस कंपनी का इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस चल रहा है, मतलब इस कंपनी को रिवाइव, इसकी इंसॉल्वेंसी को रिजॉल्व
करने की कोशिश की जा रही है। As per the Insolvency and Bankruptcy Code 2016, IBC Code 2016, मतलब इस लॉ के अकॉर्डिंगली इस कंपनी की हम इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कर रहे हैं जिससे कंपनी को रिवाइव कर सके। अच्छा, जब किसी कंपनी कोई कंपनी एज पर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस में जाती है तो क्या उसको रिवाइव करने के लिए रेजोल्यूशन प्लान बनता है? एज पर सेक्शन 31 ऑफ आईबीसी कोड 2016, सेक्शन 31 ऑफ आईबीसी कोड 2016, मान ली जो रेजोल्यूशन प्लान इस कंपनी के रेस्पेक्ट में बना उसमें उस रेजोल्यूशन प्लान के अकॉर्डिंगली इसकी डीलिस्टिंग हो रही है, मतलब दिस कंपनी सिक्योरिटीज आर बीइंग delisted, this company being delisted from a stock exchange as per the resolution plan, pursuant to the resolution plan, which resolution plan approved under section 31 of IBC code 2016, and उस resolution plan में लिखा हुआ है delisting की बात की गई है इसलिए अब delisting कर रहे हैं, या resolution plan it provides for कि साहब इस कंपनी के जितने भी पब्लिक शेयरहोल्डर्स हैं, मतलब अदर देन प्रोमोटर शेयरहोल्डर, उन सबको एग्जिट अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, मतलब वो कंपनी छोड़ के जाना चाहें जा सकते हैं, अपने शेयर बेचना चाहें टू द प्रोमोटर बेच सकते हैं, ठीक है। और उनको जो एग्जिट अपॉर्चुनिटी दी जा रही है ये सब प्लान में लिखा हुआ है, या तो प्लान में लिखा हुआ कि साहब डीलिस्टिंग होगी तो उसकी अकॉर्डिंग डीलिस्टिंग हो रही है, या प्लान में ये लिखा हुआ है कि साहब आपको जितने भी पब्लिक शेयरहोल्डर उनको हम एग्जिट अपॉर्चुनिटी देंगे और उसमें जो प्राइस देंगे किस प्राइस पे अपने शेयर बेच सकते हैं, वो प्राइस जिस रेट पे प्रोमोटर्स को हम एग्जिट अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, प्रोमोटर्स हमने शेयर बेच सकते हैं, उससे कम नहीं होगा, मतलब उसके बराबर उससे ज्यादा होगा। अगर इस तरह की चीज रेजोल्यूशन प्लान में लिखी हुई है, या तो रेजोल्यूशन प्लान प्रोवाइड्स फॉर डीलिस्टिंग सिक्योरिटी और इट प्रोवाइड्स फॉर द providing the exit opportunity to all the public shareholder at a particular price, at a specified price, and that price is not less than the price at which the exit opportunity being given to promoter shareholder. अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है एंड इसके अकॉर्डिंग डीलिस्टिंग हो तो ऐसी डीलिस्टिंग के ऊपर भी आपको सेबी डीलिस्टिंग इक्विटी शेयर रेगुलेशन 2021 अप्लाई नहीं होगा। अगेन रिपीट, अगर एक कंपनी का एज पर आईबीसी कोड 2016 हम रेजोल्यूशन कर रहे हैं, इंसॉल्वेंसी को रिजॉल्व कर रहे हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में रेजोल्यूशन प्लान बना एज पर सेक्शन 31, उस प्लान में डीलिस्टिंग की बात की गई है इसलिए डीलिस्टिंग कर रहे हैं एज पर द डीलिस्टिंग रेजोल्यूशन प्लान, या उस रेजोल्यूशन प्लान में लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंगली डीलिस्टिंग हो रही है और उसमें ये लिखा हुआ है कि सब जितने भी पब्लिक शेयर होल्डर्स हैं उनको हम क्या देंगे, एग्जिट अपॉर्चुनिटी एट ए स्पेसिफाइड प्राइस, एंड दैट प्राइस विल नॉट बी लेस देन द प्राइस एट विच द एग्जिट अपॉर्चुनिटी बीइंग प्रोवाइडेड टू प्रमोटर शेयर होल्डर। तो अगर दोनों में से कोई एक भी चीज प्लान में है एंड परसुएंट टू दैट प्लान अगर डीलिस्टिंग हो रही है तो ऑन दैट डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ दिस कंपनी सेबी डीलिस्टिंग इक्विटी शेयर रेगुलेशन 2021 विल नॉट बी एप्लीकेबल। तो उस केस में ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। देखिए मैं पढ़ देता हूं, देखिए नॉन एप्लीकेबल डीलिस्टिंग में पहला तो बता चुका आपका, ठीक है, दिस वाज आईजीपी वाला। सेकंड, फर्दर दिस रेगुलेशन शैल नॉट अप्लाई टू एनी डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स। कौन सी डीलिस्टिंग? मेड परसुएंट टू रेजोल्यूशन प्लान, मतलब जो डीलिस्टिंग हो रही है एज पर द रेजोल्यूशन प्लान, made pursuant to resolution plan which approved under section 31 of insolvency and bankruptcy code, comma if such plan provides for, अगर उस प्लान में क्या है, delisting of such shares, प्लान में लिखा हुआ है, और an exit opportunity to the existing plan provides for an exit opportunity to the existing public shareholder at a specified price which shall not be less than the price at which the exit opportunity provided to promoter shareholder। इसका मतलब प्लान में के अकॉर्डिंगली रेजोल्यूशन प्लान के अकॉर्डिंग डीलिस्टिंग हो रही है और प्लान में ही लिखा हुआ डीलिस्टिंग के बारे में, या प्लान टॉक्स अबाउट प्रोवाइडिंग द एग्जिट अपॉर्चुनिटी टू ऑल द पब्लिक शेयरहोल्डर्स एंड एट ए स्पेसिफाइड प्राइस एंड दैट प्राइस इज नॉट लेस देन द प्राइस एट विच द एग्जिट अपॉर्चुनिटी बी प्रोवाइड प्रमोटर शेयर, मतलब किसी तरह कोई गलत नहीं कर रहे हैं पब्लिक शेयर। अच्छा ये तो समझते हो पब्लिक शेयरहोल्डर एक कंपनी में प्रोमोटर्स का जितने शेयर प्रमोटर शेयरहोल्डर, उसके अलावा प्रोमोटर्स के अलावा बाकी सारे शेयरहोल्डर को हम पब्लिक शेयरहोल्डर बोलते हैं। तो प्रोमोटर पब्लिक शेयरहोल्डर जितने भी हैं उनको एग्जिट अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि साहब कंपनी छोड़ के जाना चाहे, अपने शेयर बेचना चाहे बेच सकते हैं, किस प्राइस पे, एक प्राइस बताया जाएगा, वो प्राइस उस प्राइस से कम नहीं होगा, या तो बराबर होगा या ज्यादा होगा। किस प्राइस है? जिसपे एग्जिट अपॉर्चुनिटी बीइंग प्रोवाइडेड टू द प्रमोटर शेयरहोल्डर। तीसरी बात देखिए नॉन एप्लीकेबिलिटी के अंदर कि अगर एक लिस्टेड कंपनी है, उसके लिस्टेड डिवेंचर्स हैं और उसकी अगर आपको डीलिस्टिंग कराने तो इस लॉ से तो ना, वो तो बहुत ऑब्वियस ही बात है, लॉ का नाम ही क्या है, सेबी डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर रेगुलेशन 2021। तो ये सिर्फ इक्विटी शेयर के
डीलिस्टिंग कॉन्टेक्स्ट में, नॉट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डीलिस्टिंग ऑफ प्रेफरेंस शेयर और डीलिस्टिंग ऑफ डिवेंचर्स, ऑब्वियसली बात है, वो तो दैट इम्प्लाई। तो तीसरा देखा, इट में भी नोटेड दीज रेगुलेशंस आर नॉट एप्लीकेबल टू डीलिस्टिंग ऑफ लिस्टेड डिवेंचर। अगर कोई लिस्टेड कंपनी के लिस्टेड डिवेंचर्स हैं उसकी डीलिस्टिंग वो इस लॉ से गवर्न नहीं, क्योंकि नाम से पता लग रहा है सेबी डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर रेगुलेशन 2021। इज दैट ओके? नाउ लीगल फ्रेमवर्क में पहले हमने लॉ कौन सा है, कब से, 10 जून 2021 से चेंज हुआ ये। फिर एप्लीकेबिलिटी पढ़ी कि साहब ये कब अप्लाई होगा, कब नहीं अप्लाई होगा, किस केस में अप्लाई नहीं होगा, ये सब चीजें आपको। नाउ रेगुलेशन 4 देखिए क्या बोलते हैं। Circumstances where delisting is not permissible, कुछ सर्कमस्टेंस जहां डीलिस्टिंग अलाउड नहीं है, एंड कंडीशंस फॉर डीलिस्टिंग रेगुलेशन 4, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। एंड कंडीशंस फॉर डीलिस्टिंग रेगुलेशन नंबर 4। रेगुलेशन 3 में हमने पढ़ा एप्लीकेबिलिटी, नॉन एप्लीकेबिलिटी, अब ये रेगुलेशन 4। सर्कमस्टेंसेस वेयर डीलिस्टिंग इज नॉट परमिसिबल एंड कंडीशंस फॉर डीलिस्टिंग। इसमें सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, किस केस में आपको डीलिस्टिंग परमिसिबल नहीं है। इट सेज दैट नो कंपनी शैल अप्लाई फॉर डीलिस्टिंग एंड नो स्टॉक एक्सचेंज परमिट द डीलिस्टिंग इन द फॉलोइंग केसेस। मतलब एक कंपनी खुद भी अप्लाई नहीं करेगी डीलिस्टिंग के लिए, ठीक है, नो कंपनी शैल अप्लाई फॉर डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स इन द फॉलोइंग केसेस, और कोई स्टॉक एक्सचेंज परमिट भी नहीं करेगा डीलिस्टिंग के लिए इन द फॉलोइंग केसेस। कौन से केसेस देखिए। नंबर 1, अनलेस अ पीरियड ऑफ 3 years हैज इलैप्स्ड सिंस द डेट ऑफ लिस्टिंग। मतलब जिस क्लास ऑफ शेयर्स की, इक्विटी शेयर की आप डीलिस्टिंग कराना चाहते हैं, उस क्लास ऑफ इक्विटी शेयर्स की लिस्टिंग कराए हुए कम से कम 3 साल बीतने चाहिए, उसके बाद आप डीलिस्टिंग करा सकते हैं। लेकिन अगर 3 साल अभी बीते नहीं, अनलेस 3 years हैज इलैप्स्ड, इसका तो अगर 3 साल नहीं बीते हैं, अगर 3 साल से अभी कम ही पीरियड हुआ, कहां से, फ्रॉम द डेट ऑफ लिस्टिंग ऑफ द सेम क्लास ऑफ इक्विटी शेयर विच इज प्रपोज्ड टू बी डीलिस्टेड, तो अभी फिलहाल आप डीलिस्टिंग नहीं करा सकते। फिलहाल आप डीलिस्टिंग, ना तो आप डीलिस्टिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ना स्टॉक एक्सचेंज परमिट करेगा फॉर डीलिस्टिंग, ना स्टॉक एक्सचेंज परमिट करेगा। इसका मतलब क्या है, जिस दिन आपने एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ इक्विटी शेयर को लिस्ट कराया और अगर उसकी डीलिस्टिंग करानी है तो कम से कम 3 साल वेट करना पड़ेगा। 3 साल वेट करने के बाद ही उसकी डीलिस्टिंग, 3 साल खत्म होने से पहले आप डीलिस्टिंग के लिए ना तो अप्लाई कर सकते हैं, ना स्टॉक एक्सचेंज डीलिस्टिंग की परमिशन देगा। अच्छा, इसका एक्सेप्शन है, अगर एक कंपनी वॉलंटरी डीलिस्टिंग कराना चाहती है एज पर रेगुलेशन 5 ऑफ दीज रेगुलेशन, अभी थोड़ी देर में आएगा आपके सामने, तो वो आप करा सकते हैं अगर 3 साल नहीं भी पूरे हुए। इसका रीजन मैं समझा देता हूं। एक्चुअली मैंने बताया पहले तो डीलिस्टिंग 2 तरह की होती है, वॉलंटरी एंड कंपल्सरी। वॉलंटरी डीलिस्टिंग में भी आप 2 तरह की, पहले तो वॉलंटरी एंड कंपल्सरी, अब वॉलंटरी भी अब 2 तरह की होती है। एक वॉलंटरी डीलिस्टिंग होती है एज पर रेगुलेशन 5, कि वॉलंटरी डीलिस्टिंग फ्रॉम सम ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, मतलब जितनी जगह कंपनी लिस्टेड है उनमें से कुछ स्टॉक एक्सचेंज डीलिस्टिंग करा रही है, और कुछ ऐसे स्टॉक एक्सचेंज जिसके नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल है, फॉर एनएससी, बीएससी, वहां पे इट विल रिमेन लिस्टेड, वहां पे इट विल रिमेन लिस्टेड। तो वो वाला कंसेप्ट रेगुलेशन 5 से गवर्न होता है। और एक होता है वॉलंटरी डीलिस्टिंग, रेगुलेशन 7 में आप पढ़ेंगे, वहां पढ़ते हैं वॉलंटरी डीलिस्टिंग में ऑल द स्टॉक एक्सचेंज जहां जहां लिस्टेड है, मतलब आप कंप्लीटली लिस्टेड कंपनी से अनलिस्टेड कंपनी बन जाएंगे। कोई कहीं भी सारे स्टॉक एक्सचेंज हम डीलिस्टिंग करा रहा है, ऑल स्टॉक एक्सचेंज जहां जहां। अच्छा, शुरू में आया भी था कि साहब, अभी आया था ना एप्लीकेबिलिटी में रेगुलेशन 3 में, कि वेदर यू आर गोइंग फॉर डीलिस्टिंग फ्रॉम ऑल और एनी ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज जहां जहां लिस्टेड है। अब देखिए, तो कंपल्सरी डीलिस्टिंग तो अलग चीज होगी, वॉलंटरी डीलिस्टिंग में भी 2 तरह के कंसेप्ट हो गए। वॉलंटरी, जैसे मान लिया कंपनी लेट्स से 4 स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, लेकिन 4 में से 2 जगह डीलिस्टिंग करा रही है और बाकी 2 जगह एनएससी, बीएससी पे इट विल रिमेन लिस्टेड, इट विल रिमेन लिस्टेड। कौन सा गवर्न होगा? रेगुलेशन 5। कौन सा लगेगा? रेगुलेशन 5। आज 2 जगह आप, 2 जगह, 1 जगह, मतलब कहीं ना कहीं आप यू रिमेन लिस्टेड। कैसे? स्टॉक एक्सचेंज विच आर नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल, दैट इज एनएससी एंड बीएससी। बाकी आप
डीलिस्टिंग कर, लेकिन कुछ मतलब यू आर गेटिंग डीलिस्टिंग डन ओनली फ्रॉम सम ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज आउट ऑफ ऑल द स्टॉक एक्सचेंज जहां लिस्टेड है, एंड विल कंटिन्यू टू बी लिस्टेड ऑन एटलीस्ट सम स्टॉक एक्सचेंज, एटलीस्ट वन स्टॉक एक्सचेंज विच हैज गॉट नेशन वाइड ट्रेडिंग। अब बताइए नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल, मुझे बताइए इस केस में, अच्छा लिस्टिंग का पर्पस क्या है? टू प्रोवाइड द लिक्विडिटी टू द इन्वेस्टर, ये पर्पस है ना कि हम लिस्टिंग क्यों कराते हैं? टू प्रोवाइड द लिक्विडिटी की इन्वेस्टर जब चाहे बेच सकता है। तो अगर आप कुछ स्टॉक एक्सचेंज में डीलिस्टिंग करा भी लेते हैं एज पर रेगुलेशन 5 एंड यू रिमेन लिस्टेड एटलीस्ट ऑन वन स्टॉक एक्सचेंज विच हैज गॉट नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल, तो इन्वेस्टर को तो आज भी लिक्विडिटी मिल रही है। भाई नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल हिंदुस्तान में कहीं बैठे हैं, कहीं से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं आप, NSE BSE पे। ये सुनो, तो डोंट यू थिंक दैट इन दैट केस हम ये तो नहीं कह सकते बिकॉज ऑफ दिस डीलिस्टिंग इन्वेस्टर की लिक्विडिटी इफेक्ट हो रही है, ऐसा तो कुछ नहीं कह सकते। एंड दैट्स वाई यहाँ पे एक चीज भी पढ़ोगे साहब, यहाँ पे हमें पब्लिक शेयर होल्डर को एग्जिट अपॉर्चुनिटी देने की जरूरत नहीं। क्यों? उसको क्या प्रॉब्लम है? लिक्विडिटी उसकी इंटैक्ट है, लिक्विडिटी पे कोई इंपैक्ट आ नहीं रहा, कोई रॉन्ग इंपैक्ट आ नहीं रहा, कोई रॉन्ग इफेक्ट आ नहीं रहा, इसलिए उसकी। लेकिन जब आप वॉलंटरी डीलिस्टिंग कराते हैं एज पर रेगुलेशन 7 फ्रॉम ऑल द स्टॉक एक्सचेंज, तो कंपनी के जो पब्लिक शेयर होल्डर्स हैं अदर देन प्रोमोटर शेयर होल्डर, क्या उनकी लिक्विडिटी पे बहुत बैड इफेक्ट आएगा? इसलिए वहां पे एक पॉइंट आप पढ़ोगे कि जो पब्लिक शेयर होल्डर्स है वहां उनको एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी पड़ती है कि साहब अगर आप सारे, उनको ये ऑफर देना पड़ता है कि आप अपने शेयर्स कंपनी के प्रोमोटर को बेच सकते हैं, एंड प्रोमोटर विल हैव टू परचेज दो शेयर, तो आपको एग्जिट, आप कंपनी छोड़ सकते हैं क्योंकि वो कंपनी अनलिस्टेड, कह सकते हैं इस केस में कंपनी लिस्टेड से अनलिस्टेड होने जा रही है। लेकिन ये वाले केस में रेगुलेशन 5 में कंपनी लिस्टेड पहले ज्यादा स्टॉक एक्सचेंज पे थी, अब कम पे हो जाएगी, लेकिन कंपनी विल स्टिल बी द लिस्टेड कंपनी, तो वहां पे एग्जिट अपॉर्चुनिटी, यहाँ एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी पड़ती है, लेकिन रेगुलेशन 5 में एग्जिट अपॉर्चुनिटी देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मतलब दो तरह की वॉलंटरी डीलिस्टिंग होगी रेगुलेशन 5 में, फ्रॉम सम ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज जहां पे एग्जिट अपॉर्चुनिटी देने की जरूरत नहीं, वाई? क्योंकि लिक्विडिटी पे कोई बैड इफेक्ट आ ही नहीं रहा। लेकिन रेगुलेशन 7 में जब सारे स्टॉक एक्सचेंज से हम डीलिस्टिंग कराएंगे, तो एग्जिट अपॉर्चुनिटी हैज टू provided by the company, has to be provided by the company to all the public shareholders। ये सबसे डिटेल में अब आगे आएगी। अब देखिए, अब टॉपिक क्या पढ़े थे? सर्कमस्टांसेस वेयर डीलिस्टिंग इज नॉट परमिसेबल, ठीक है, एंड कंडीशंस तो अभी आगे आएंगे। तो पहला था कि अगर जिस क्लास ऑफ इक्विटी शेयर की आप डीलिस्टिंग कराते हैं उसको अगर लिस्ट कराए हुए 3 साल भी नहीं हुए तो अभी आप डीलिस्टिंग नहीं कराते, इसका 3 साल के बाद कम से कम 3 साल गैप रखना। लेकिन अगर मान लिया आपने इक्विटी शेयर की लिस्टिंग कराई, अभी लिस्टिंग कराए हुए 2 साल ही हुए हैं, और आप उसमें वॉलंटरी डीलिस्टिंग करना चाहते हैं एज पर रेगुलेशन 5 फ्रॉम सम ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, तो कर सकते हैं। वहां तो कैसे दी एक्सेप्शन हो गया, यहाँ इस केस में 3 years वाली कंडीशन की कोई जरूरत नहीं है, आप कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं ऊपर से पढ़ रहा हूँ, नो कंपनी शैल अप्लाई फॉर एंड नो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज शैल परमिट डीलिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी कंपनी, डीलिस्टिंग इक्विटी शेयर कंपनी 1 कब अनलेस अ पीरियड ऑफ 3 years has elapsed since the listing of that class of equity share ऑन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। ब्रैकेट में लिख दिया एक्सेप्शन, 3 साल का कम से कम गैप चाहिए, लेकिन एक्सेप्शन वॉलंटरी डीलिस्टिंग फ्रॉम सम ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड, सम इज वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रॉम सम ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज एंड रेगुलेशन 5। रेगुलेशन 5 उसी कॉन्टेक्स्ट में सारे स्टॉक एक्सचेंज का ना रेगुलेशन 7 है, अभी सब आपके सामने आएगा, अभी के लेक्चर में थोड़ी देर में सब सामने आ जाएगा। दूसरा केस कौन से सर्कमस्टेंस जहां पे डीलिस्टिंग नहीं कर सकते? बी, कंपनी जिस क्लास ऑफ शेयर्स मतलब इक्विटी शेयर का डीलिस्टिंग करने की बात कर रही है, अगर कंपनी के कोई और इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कन्वर्टेबल इनटू द सेम क्लास ऑफ इक्विटी शेयर जिसकी डीलिस्टिंग होनी है आर आउटस्टैंडिंग। फॉर एग्जांपल, कंपनी ने डिवेंचर्स इशू कर रखे हैं जो कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स हैं, एंड जिस क्लास ऑफ इक्विटी शेयर कन्वर्टेबल है उन्हीं इक्विटी शेयर की डीलिस्टिंग की बात चल रही है। तो जब तक ये कन्वर्ट नहीं होता, जब तक ये कन्वर्टेबल है और आउटस्टैंडिंग है तो अभी कन्वर्ट होने बाकी है, फ्यूचर में कन्वर्ट होने हैं, तो जब तक ये कन्वर्ट नहीं हो जाते तब तक आप डीलिस्टिंग नहीं, उसका रीजन है। अच्छा एक चीज आइए, अगर आप डीलिस्टिंग कराते हैं तो जो ऑलरेडी इक्विटी शेयर उनको, अगर मान लिया हम रेगुलेशन 7 की बात करें, इसमें भी एक्सेप्शन है कि आप रेगुलेशन 5 वाला वॉलंटरी डीलिस्टिंग कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आउटस्टैंडिंग में। क्यों? फिर वही बात, भाई एक चीज बताइए, आपके कन्वर्ट नहीं भी हुए, फ्यूचर में जब कन्वर्ट भी होंगे और रेगुलेशन 5 वाली कंपनी ने वॉलंटरी डीलिस्टिंग करा ली फ्रॉम सम ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, क्या फर्क पड़ता है? आपको लिक्विडिटी अभी मिल रही है। लेकिन अगर रेगुलेशन 7 वाली डीलिस्टिंग कंपनी ने करा ली फ्रॉम ऑल द स्टॉक एक्सचेंज, तो जब तक आप डिवेंचर आप होल्ड कर रहे थे तो आपको तो एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिली नहीं। एग्जिट अपॉर्चुनिटी किसको मिली? शेयर इक्विटी शेयरहोल्डर को। तो देखा जाए आप कंपनी छोड़ना चाहे छोड़ ही नहीं पाए, और बाद में इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हुआ, उस समय कंपनी लिस्टेड से अनलिस्टेड हो गई, क्या विल इट अफेक्ट द राइट्स ऑफ द डिवेंचर होल्डर्स और नॉट? इसे लोग बोलता है कि अगर कोई
कन्वर्टिबल इंस्ट्रूमेंट है जो कि उस क्लास ऑफ इक्विटी शेयर में कन्वर्टिबल है, लेकिन अभी कन्वर्ट होना बाकी आउटस्टैंडिंग है, मतलब अभी कन्वर्ट हुआ नहीं, होने वाला फ्यूचर में, ठीक है। तो जब तक वो कन्वर्ट नहीं होता तब तक आप डीलिस्टिंग नहीं कर सकते। लेकिन इसका भी एक्सेप्शन है, वॉलंटरी डीलिस्टिंग एज पर रेगुलेशन 5 फ्रॉम सम ऑफ द स्टॉक, वो करा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ से करा लिया, लेकिन एटलीस्ट यू रिमेन लिस्टेड ऑन एटलीस्ट वन स्टॉक एक्सचेंज विच हैज अ नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल। तो बाद में ये डिवेंचर आपको अगर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होते हैं, क्या फर्क पड़ता है, वो इक्विटी शेयर की ट्रेडिंग उस स्टॉक एक्सचेंज में तो होगी जहां पे यू स्टिल कंटिन्यू टू बी लिस्टेड। तो देखिए सेकंड पॉइंट, इफ एन इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय कंपनी which is convertible into the same class of equity share, which class that is sought to be delisted, जिस class of equity delisting करानी है, is outstanding। वैसे इंस्ट्रूमेंट आउटस्टैंडिंग है, वो कन्वर्ट अभी होने बाकी हैं, they will be converting into the future। इसका भी एक्सेप्शन है, वॉलंटरी डीलिस्टिंग फ्रॉम सम ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक रेगुलेशन 5। अगेन मैंने बताया उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऑल वाला केस और रेगुलेशन 7 वो नहीं कर सकते, क्योंकि वो करेंगे दैट विल अफेक्ट द राइट्स ऑफ द दोस इंस्ट्रूमेंट होल्डर जिनके अभी इक्विटी शेयर में फ्यूचर में कन्वर्ट होने वाले हैं। थर्ड, अगर एक कंपनी बायबैक का ऑफर लाती है, साथ में डीलिस्टिंग नहीं करेंगे, उसका रीजन बता देता हूं। अच्छा, आपने बायबैक ऑफर लाया, कंपनी जब बायबैक ऑफर लाती है तो एक तरह से ऑफर देती है, इट इज अप टू द शोल्डर वेदर दे एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ बायबैक नॉट। अच्छा, आप साथ में डीलिस्टिंग की बात करें, क्या एक तरह से थ्रेट दे रहे हैं, तो भैया बायबैक ऑफर एक्सेप्ट कर लो, नहीं तो डीलिस्टिंग कर देंगे और आपकी लिक्विडिटी इफेक्ट। तो लॉ बोलता है ये इस तरह के नहीं कर सकते आप, ठीक है, कि बायबैक के साथ साथ डीलिस्टिंग नॉट पॉसिबल। हाँ, जिस दिन बायबैक प्रोसेस कंप्लीट हुआ उसके 6 महीने बीतने के बाद फिर आप डीलिस्टिंग, 6 महीने के बाद कोई दिक्कत नहीं है, 6 महीने तक आप नहीं कर सकते, जिस दिन बायबैक मतलब बायबैक के साथ भी नहीं, और बायबैक जिस दिन कंप्लीट हो उसके अगले 6 महीने तक भी नहीं, उसके बाद आप चाहें तो आप डीलिस्टिंग ऑफर ला सकते। देखिए क्या लिखा हुआ, पर्सुएंट टू द बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर कंपनी अनलेस a period of 6 months has elapsed from the date of completion of such buyback। लास्ट, अगर कंपनी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कर रही है, अगेन साथ में बोलती है जब हम डीलिस्टिंग करेंगे। अच्छा, क्या ये भी एक थ्रेट है, किसी को कंपेल करिए कि प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट बाद शेयर ले लो, अदरवाइज डीलिस्टिंग कर देंगे। यहां भी मना कर दिया कि प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के साथ साथ जब बायबैक का उल्टा हो गया, वहां हम परचेज बैक करते हैं या नया शेयर इशू कर रहे हैं, तो आपको प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट भी ऑफर ही दे सकती है कंपनी, ठीक है। तो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट वाले केस में भी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के साथ डीलिस्टिंग की बात नहीं होगी। हाँ, लेकिन जिस दिन प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट प्रोसेस कंप्लीट हुआ उसके 6 महीने वेट कीजिए, 6 महीने के बाद चाहे तो आप डीलिस्टिंग ऑफर ला सकते हैं। क्या लिखा, लास्ट, पर्सुएंट टू प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट मेड बाय कंपनी अनलेस अ पीरियड ऑफ 6 months हैज elapsed फ्रॉम द डेट ऑफ सच अलॉटमेंट। तो ये 4 सर्कमस्टेंसेस दे रखे हैं, उसमें पहले 2 में एक्सेप्शन थे, वॉलंटरी डीलिस्टिंग अंडर रेगुलेशन 5, ठीक है। लास्ट के 2 केसेस में 6 महीने की रिक्वायर्ड थी कि बायबैक और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में जिस दिन वो कंप्लीट हो उसके 6 महीने तक आप बाय डीलिस्टिंग नहीं कर सकते, उसके बाद आप चाहें तो डीलिस्टिंग ऑफर ला सकते हैं। तो दीज आर द सर्कमस्टेंसेस वेयर कंपनी इज नॉट परमिटेड टू गो फॉर डीलिस्टिंग, वेयर डीलिस्टिंग इज नॉट परमिसिबल। आगे इसी रेगुलेशन 4 में नेक्स्ट पैराग्राफ दे रखा है, कंडीशंस फॉर डीलिस्टिंग। कंडीशंस फॉर डीलिस्टिंग देखिए क्या लिखा हो। अच्छा, एक बात और यहां पे, जो ओल्ड डीलिस्टिंग रेगुलेशन था, सेबी डीलिस्टिंग और इक्विटी शेयर रेगुलेशन 2009, वहां नॉर्मली एक टर्म यूज होता था, मान लिया एक्स लिमिटेड कंपनी की इक्विटी शेयर डीलिस्टिंग हो रही है, इसका प्रमोटर सब कुछ करेगा, वो एग्जिट अपॉर्चुनिटी देगा, वो पब्लिक शोल्डर शेयर एक्वायर करेगा, पेमेंट करेगा, ऑल दैट। ये 2009 रेगुलेशन में था, लेकिन नए रेगुलेशन में इसकी जगह इन्होंने एक टर्म यूज किया, एक्वायरर, रादर देन प्रमोट, एक्वायरर। मैंने एक चीज और बताया था कि साहब इस सेबी डीलिस्टिंग और इक्विटी शेयर रेगुलेशन 2021 को काफी हद तक सेबी टेक ओवर कोड 2011 उस लाइंस पे काफी हद तक उससे मिलाया है। अच्छा, वहां भी एक्वायरर टर्म यूज होता है, वहां भी एक्वायरर टर्म यूज होता है। अच्छा, वहां एक्वायरर टारगेट कंपनी के जो शेयरहोल्डर्स है उनको ओपन ऑफर देता है। वैसे ही यहाँ पे मान ली इस कंपनी का, एक्स लिमिटेड कंपनी का या वाई लिमिटेड कंपनी की डीलिस्टिंग होनी है, तो इसके रेस्पेक्ट में इसका जो एक्वायरर है ये इसके पब्लिक शेयरहोल्डर को ऑफर देगा, एग्जिट अपॉर्चुनिटी ऑफर देगा कि साहब आप एग्जिट करना चाहें, अपने शेयर मुझे बेचना चाहे बेच सकते हैं। ऐसे के टेक ओवर में अगर लेट से ये कंपनी का टेक ओवर हो रहा है, ये एक्वायरर है, तो क्या इसके जो शेयरहोल्डर्स हैं उनको ऑफर, ओपन ऑफर देता है, यू कैन सेल योर शेयर्स एंड ऑल दैट, ये ठीक है। तो सिमिलर कंसेप्ट है। अच्छा, दूसरी बात, इन्होंने एक्वायरर की डेफिनेशन क्या की है, जो अभी जो नया लॉ 2021 वाला पढ़ रहे हैं, इसमें 2 बातें बोली है। जो भी कंपनी के प्रमोटर ग्रुप का पार्ट है वो तो एक्वायरर है ये, इसका जो पहले बात थी वो भी यहाँ आ गई।
जो प्रोमोटर ग्रुप का पार्ट वो एक्वायरर है। इसका तो पहले खाली प्रोमोटर टर्म यूज कर रहे थे। दूसरा ये बोल रहा है अगर कोई इस कंपनी की डीलिस्टिंग ऑफर की बात करता है इन टर्म्स ऑफ रेगुलेशन 5A ऑफ सेबी टेक ओवर कोड 2011, तो वो भी एक्वायरर है। इसका थोड़ा और ब्रॉड कर दिया, पहले खाली प्रोमोटर टर्म यूज करते थे लेकिन अब इन्होंने एक्वायरर टर्म यूज किया और एक्वायरर की डेफिनेशन में लिख दिया कि सर एक्वायरर में प्रोमोटर ग्रुप के लोग तो कवर होंगे ही, इसके अलावा सेबी टेक ओवर कोड के अंदर एक रेगुलेशन 5A है। रेगुलेशन 5A के बताऊंगा, उसके अकॉर्डिंगली भी कोई अगर डीलिस्टिंग ऑफर देता है तो वो भी एक्वायरर माना जाएगा। इसका तो एक्वायरर में ये भी कवर हो गया और ये भी कवर हो गया, दोनों कवर हो गया। इसका पहले जो लॉ में हम खाली प्रोमोटर की बात करते हैं वो तो कवर्ड है, ये साथ में। अब देखिए एक्चुअली सेबी टेक ओवर कोड 2011 में एक रेगुलेशन 5A है, उसमें ही दे रखा है कि मान लीजिए किसी कंपनी को कोई टारगेट, जैसे एक्स लिमिटेड कंपनी को टारगेट कर रहा है एंड उसका टेक ओवर करना चाहता है, कंट्रोल एक्वायर करना चाहता है, और साथ में वो चाहता है कि साहब मैं उस कंपनी, और वहां पे पढ़ते हैं कि साहब जो टारगेट कंपनी होती है वो हमेशा लिस्टेड कंपनी होती है, तो वो चाहता है कि साहब मैं एक तरफ कंट्रोल एक्वायर करूं, टेक ओवर करूं इस कंपनी को, साथ में इसकी डीलिस्टिंग भी कराऊंगा, मतलब इसको मैं लिस्टेड से अनलिस्टेड कंपनी बनाऊंगा। तो रेगुलेशन 5A अलाउ करता है कि आप डीलिस्टिंग ऑफर दे सकते हैं इन अकॉर्डेंस विद सेबी डीलिस्टिंग इक्विटी शेयर रेगुलेशन। तो उससे भी रिलेट कर दिया कि साहब रेगुलेशन 5A ऑफ सेबी टेक ओवर कोड में दे रखा है क्या किसी कंपनी का आप टेक ओवर कर रहे हैं, किसी कंपनी का कंट्रोल एक्वायर कर रहे हैं, तो साथ में आप डीलिस्टिंग का ऑफर भी दे सकते हैं एज पर डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर रेगुलेशन। ठीक है, तो वही बात उससे रिलेट कर दिया कि साहब अगर उसके अकॉर्डिंगली भी डीलिस्टिंग को ऑफर देता है एज पर, तो वो भी यहाँ पे एक्वायर है। इसका तो क्या उस केस में भी यही लॉ अप्लाई होगा, वहां भी लिखा हुआ है गवर्न बाय द प्रोविजंस ऑफ सेबी डीलिस्टिंग इक्विटी शेयर रेगुलेशन, वहां भी लिखा हुआ रेगुलेशन 5A में। इसका तो उससे भी रिलेट कर दिया कि वो वाला केस है तो भी इस लॉ से गवर्न होगा, और कोई कंपनी का सीधा प्रोमोटर ग्रुप का पार्ट है वो भी आपको एक्वायरर बनता है, इसलिए इन्होंने टर्म यूज कर दिया एक्वायरर। अच्छा, टेक ओवर कोड में भी एक्वायरर टर्म यूज होता है, तो मैंने पहले बताया ना काफी हद तक कोशिश की गई है कि नए लॉ को एट पार बनाने की, सिमिलर टू द सेबी टेक ओवर कोड 2011। अब देखिए एक्वायरर मैंने पहले डेफिनेशन बता दी, देखिए इस टॉपिक में जो सर्कमस्टांस है इसमें लास्ट में एक्वायरर की डेफिनेशन दे रखी है। देखिए इसमें लिखा हुआ इट में बी नोटेड दैट for the purposes of these regulation, that is the SEBI delisting equity share regulation 2021 पूरे रेगुलेशन के लिए एक्वायरर includes a person, एक्वायरर में क्या क्या आएगा, एक्वायरर includes a person A who decides to make an offer for delisting equity shares of the company as per regulation 5A of SEBI takeover regulation, वही SEBI takeover code 2011। अब वहां बताया ना रेगुलेशन 5A में अलाउ कर रखा है कि आप एक तरफ कंपनी को टारगेट कर रहे हैं, उसका कंट्रोल एक्वायर कर रहे हैं, टेक ओवर कर रहे हैं, और साथ में आप डीलिस्टिंग ऑफर भी दे सकते हैं। तो अगर कोई वैसा कर रहा है तो वो भी यहाँ एक्वायरर माना जाएगा। इसका मतलब वो उस केस वो वाला डीलिस्टिंग ऑफर भी जो इम्प्लीमेंट होगा इन अकॉर्डेंस विद दिस लॉ। ठीक है, और वहां भी लिखा हुआ है कि वो जो ऑफर देगा रेगुलेशन 5 में इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन सेबी डीलिस्टिंग इक्विटी शेयर्स रेगुलेशंस एंड और हु इज द प्रोमोटर और पार्ट ऑफ द प्रोमोटर ग्रुप। एक्वायरर में एक तो वो भी इंक्लूड हो गया जो रेगुलेशन 5 और सेबी टेक ओवर कोड के अकॉर्डिंगली डीलिस्टिंग ऑफर दे रहा है, और वो भी कवर हो गया जो प्रोमोटर है या पार्ट ऑफ द प्रोमोटर ग्रुप है, वो सब एक्वायरर में कवर। मैंने बोला पहले खाली प्रोमोटर टर्म यूज करते थे, नाउ दे हैव मेड इट ब्रॉडर एंड नाउ दे आर यूजिंग द टर्म एक्वायरर, दे आर यूजिंग द टर्म एक्वायरर। अच्छा, टॉपिक में वापस चलते हैं। टॉपिक हमारा सर्कमस्टेंसेस वेयर डीलिस्टिंग इज नॉट परमिसिबल एंड कंडीशन फॉर डीलिस्टिंग, रेगुलेशन बोर्ड। तो कौन कौन सर्कमस्टेंस डीलिस्टिंग परमिसिबल ये मैंने बता दिया। अब हमारा कंडीशन फॉर डीलिस्टिंग ये जनरल सा देखिए, नो एक्वायरर शैल, एज एक्वायरर शैल नॉट, नो एक्वायरर शैल, सो नो वर्ड पहले लगा दिया, ये एक्वायरर शैल नॉट। ए ऐसे भी कर सकते हैं, या वैसे लिख लें शैल नॉट ए propose delisting of equity share company if the acquirer sold equity shares of the company during the period of 6 months prior to the date of initial public announcement made as per regulation 8 of these regulations। आगे आप एक रेगुलेशन 8 आज के लेक्चर में पढ़ाऊंगा, एक रेगुलेशन 8 पढ़ेंगे आप। रेगुलेशन 8 में एक्वायरर एक इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट करता है, आईपीए इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट। तो जिस दिन आपने इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट की एज पर रेगुलेशन 8, उसके पिछले 6 महीने में 6 months प्रायर टू द आईपीए डेट ऑफ मेकिंग द इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट, इस पीरियड में अगर आपको एक्वायरर ने अगर कंपनी के शेयर सेल किए हैं इस पीरियड में, तो फिर आप इस कंपनी की डीलिस्टिंग की बात नहीं करेंगे। देखिए लिखा हुआ, शेल नो एक्वायरर शेल प्रपोज डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर कंपनी,
एक्स लिमिटेड कंपनी के आप डीलिस्टिंग, इफ द एक्वायरर हैज सोल्ड इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी व्हेन ड्यूरिंग द पीरियड 6 मंथ्स, विद 6 मंथ prior to the date of initial public announcement, which initial public announcement made as per regulation 8 of the regulation, ये अभी आएगा थोड़ी देर में आपको पॉइंट। तो इस पीरियड में अगर एक्वायरर शेयर सेल किए इस कंपनी के, तो फिर इस कंपनी की डीलिस्टिंग की बात आप नहीं करेंगे। दैट इज द फर्स्ट थिंग। ये आपको कंडीशन फॉर डीलिस्टिंग इसका ध्यान रखना है कि आप, और इसका रेफरेंस कई जगह आगे आएगा, इसका रेफरेंस, इस पॉइंट का रेफरेंस कई जगह आपको आगे आएगा। नेक्स्ट, अच्छा अभी मैंने बताया कि अगर ऐसी वॉलंटरी डीलिस्टिंग हो रेगुलेशन 7 वाली, जिसमें सारे स्टॉक एक्सचेंज आप डीलिस्टिंग करा रहे हैं, तो क्या उस केस में जो पब्लिक शेयर होल्डर उनको एग्जिट अपॉइंट देनी पड़ेगी? अच्छा, एग्जिट अपॉइंट देने का मतलब क्या, उनको बोलना पड़ेगा, एक्वायरर बोलेगा कि साहब अपने शेयर मुझे बेच सकते हैं, मैं आपको पे करूंगा। इसका अल्टीमेटली पैसे चाहिए इन ऑर्डर टू इंप्लीमेंट दैट एग्जिट अपॉर्चुनिटी। तो ये एक्वायरर कभी भी कंपनी के फंड्स का इस्तेमाल इन चीजों के लिए नहीं करेगा अपनी जेब से, क्योंकि कंपनी की ऑब्लिगेशन थोड़ी है एग्जिट अपॉर्चुनिटी देना, ऑब्लिगेशन किसकी, एक्वायरर की। तो लॉ बोलता है साहब एग्जिट अपॉर्चुनिटी को फाइनेंस करने के, मतलब एग्जिट अपॉर्चुनिटी इंप्लीमेंट करने के जो पैसे चाहिए वो कंपनी के फंड्स आप यूज नहीं कर सकते, जो भी करना अपने फंड्स यूज कीजिए, वही सेकंड पॉइंट है। नो एक्वायरर शैल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली employ the funds of the company for what, to finance an exit opportunity or finance an acquisition of share made pursuant to this, मतलब इस रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली आप जो एग्जिट अपॉइंट देंगे या और कोई एक्विजिशन ऑफ शेयर करेंगे एज पर द रिक्वायरमेंट दी रेगुलेशन, उसके लिए आप कंपनी के फंड्स का इस्तेमाल डायरेक्टली इनडायरेक्टली नहीं करेंगे, अपने पैसे इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि कंपनी की ऑब्लिगेशन थोड़ी है, आपकी खुद की ऑब्लिगेशन है। तीसरा, नो एक्वायरर शैल एम्प्लॉय एनी डिवाइस, स्कीम और आर्टिफाइस टू डिफ्रॉड एनी शोल्डर और अदर पर्सन इन कनेक्शन विद सच डीलिस्टिंग, मतलब बेसिकली कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिससे कि कंपनी के शोल्डर को या कोई भी जो डीलिस्टिंग में इन्वॉल्व है उनके साथ आप फ्रॉड कर रहे हैं या उनके साथ कोई इस तरह गलत कर रहे हैं, वो आप नहीं करेंगे। ऐसे कोई डिवाइस का इस्तेमाल, मतलब इस तरह की कोई भी चीज नहीं करेंगे। शैल नॉट, नो एक्वायरर शैल एंगेज इन एनी ट्रांजेक्शन और प्रैक्टिस दैट ऑपरेट्स एज अ फ्रॉड, कोई भी ट्रांजेक्शन प्रैक्टिस विच एक्ट्स एज अ फ्रॉड, विच एक्ट्स अ फ्रॉड, डिसीट अपॉन एनी शोल्डर अपॉन अदर पर्सन कनेक्शन विद द डीलिस्टिंग, मतलब आप कोई भी ऐसी चीज ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे जिससे कि कंपनी के शोल्डर या अदर पर्सन कनेक्टेड विद डीलिस्टिंग के साथ फ्रॉड हो रहा है, डिसीट हो रहा है, धोखा हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। नो एक्वायरर शैल एंगेज इन एनी एक्ट और प्रैक्टिस दैट इज फ्रॉडलेंट, डिसेप्टिव और मैनिपुलेटिव इन कनेक्शन विद सच डीलिस्टिंग, मतलब डीलिस्टिंग कर रहे हैं साथ में आप मैनिपुलेट कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह की चीजें नहीं करनी है, इस तरह की कोई भी एक्ट और प्रैक्टिस में आपको इंडल्ज नहीं होना है, एंड दैट इज नॉट अलाउड फॉर द एक्वायरर। तो दीज आर द वेरियस कंडीशंस फॉर डीलिस्टिंग। आपको ये जो सेकंड पैराग्राफ था दैट इज रिगार्डिंग कंडीशन फॉर लिस्टिंग, पहला पैराग्राफ था दैट इज सर्कमस्टेंसेस एट डीलिस्टिंग इज नॉट परमिसिबल, कब कब डीलिस्टिंग परमिसिबल नहीं है, ये सब रेगुलेशन 4 में दे रखा है कि सर्कमस्टेंसेस कौन कौन सर्कमस्टेंस डीलिस्टिंग परमिसिबल है 4, और क्या क्या कंडीशन फॉर डीलिस्टिंग एक्वायरर किन किन बात का ध्यान रखना है, दैट इज वो, एंड ऑल दीज थिंग्स आर गिवन अंडर द रेगुलेशन नंबर 4। और मैंने बोला था ओल्ड लॉ में प्रोमोटर टर्म, अभी एक्वायरर, और एक्वायरर के अंदर दोनों केस कवर हो गए, जो कंपनी के प्रोमोटर ग्रुप का पार्ट है और वो कंपनी की डीलिस्टिंग कराना चाह रहा है, या अगर सेबी टेक ओवर कोड के हिसाब से रेगुलेशन 5A में कोई अगर टेको डीलिस्टिंग ऑफर दे रहा है तो वो भी यहाँ पे एक्वायरर, एंड उस केस में भी यही लॉ लगे, वहां भी लिखा हुआ रेगुलेशन 5A में, इट विल गवर्न बाय द प्रोविजन, डीलिस्टिंग का जो ऑफर है इट विल इंप्लीमेंटेड एज पर सेबी डीलिस्टिंग और इक्विटी शेयर रेगुलेशन, एंड यहाँ भी उसको रिलेट कर, दोनों चीजों को रिलेट कर दिया है। तो इसके साथ आपका एक छोटा सा टॉपिक आपको कंप्लीट हुआ, दैट इज द लीगल फ्रेमवर्क ऑफ डीलिस्टिंग, लीगल फ्रेमवर्क ऑफ डीलिस्टिंग, मतलब एक आपको इससे आइडिया लगा कि साहब लॉ कौन सा है, कब किस केस में अप्लाई होता है, कब अप्लाई नहीं होता, किस सर्कमस्टांस में डीलिस्टिंग परमिसिबल नहीं है, और डीलिस्टिंग करना तो क्या कंडीशन फुलफिल करना है, ऑल दैट एक मोटी मोटी एक बात आपको लगी, पता लगी। अभी मैंने बताया था कि डीलिस्टिंग जो है उसमें मोटी मोटी 2 तरह की डीलिस्टिंग, वॉलंटरी डीलिस्टिंग और एक कंपल्सरी डीलिस्टिंग, और वॉलंटरी में भी फिर 2 है, एक है फ्रॉम सम ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज रेगुलेशन 5, जिसमें एग्जिट अपॉर्चुनिटी टू द पब्लिक शोल्डर देने की होती है क्योंकि लिक्विडिटी इफेक्ट नहीं हो रही, और एक है आपको द वॉलंटरी रेगुलेशन 7 के हिसाब से वॉलंटरी डीलिस्टिंग फ्रॉम ऑल द स्टॉक एक्सचेंज, जहां जहां लिस्टेड है तो उसमें ऑब्वियसली एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी, ठीक है, उसमें एग्जिट अपॉर्चुनिटी। तो अभी हम पहले वॉलंटरी डीलिस्टिंग पढ़ेंगे, ठीक है, आज की क्लास में, एंड उसके बाद हम आगे क्लासेस में फिर कंपल्सरी डीलिस्टिंग पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज द वॉलंटरी डीलिस्टिंग, ठीक है। So we start the provisions pertaining to voluntary delisting.
वॉलंटरी डिलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स। देखिए इसमें मैंने बताया था दो तरह की वॉलंटरी डिलिस्टिंग होती है। वन इज वॉलंटरी डिलिस्टिंग फ्रॉम सम ऑफ द स्टॉक एक्सचेंजेस, मतलब जितने स्टॉक एक्सचेंज पे आप लिस्टेड पहले से हैं उनमें से कुछ स्टॉक एक्सचेंज से आप डीलिस्टिंग करा रहे हैं, बाकी एटलीस्ट यू विल रिमेन लिस्टेड एटलीस्ट वन स्टॉक एक्सचेंज विच हैज गॉट अ नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल। तो एक चीज बताइए, अगर आप एक भी ऐसे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड रहेंगे इवन आफ्टर डीलिस्टिंग, जैसे मान लिया आप एनएससी पे लिस्टेड रहेंगे या बीएससी पे लिस्टेड, तो मेरे हिसाब से जो कंपनी के जितने भी शेयरहोल्डर्स हैं, पब्लिक शेयरहोल्डर्स हैं, उनकी लिक्विडिटी कहाँ अफेक्ट हो रही है। ठीक है, आप दो जगह ट्रेडिंग कर सकते हैं, अब एक जगह क्या फर्क पड़ता है, नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल हिंदुस्तान में कहीं बैठे ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो उस केस में कोई लिक्विडिटी तो अफेक्ट हो नहीं। दैट्स वाई इस केस में एग्जिट अपॉर्चुनिटी नॉट गिवन, इसे लिखते हैं नो एग्जिट अपॉर्चुनिटी रिक्वायर्ड, मतलब एक्वायरर को एक्वायरर इज नॉट रिक्वायर्ड टू गिव द एग्जिट अपॉर्चुनिटी टू द पब्लिक शेयरहोल्डर। नो एग्जिट अपॉर्चुनिटी रिक्वायर्ड या एग्जिट अपॉर्चुनिटी नॉट रिक्वायर्ड एक ही बात है। ये इट इज गवर्न बाय रेगुलेशन नंबर 5 और साथ में इसका प्रोसीजर रेगुलेशन 6 में दे रखा है। तो रेगुलेशन 5 में केस दे रखा है, उसका साथ में प्रोसीजर रेगुलेशन 6 में दे रखा है। दूसरा केस है वॉलंटरी डीलिस्टिंग फ्रॉम ऑल द स्टॉक एक्सचेंज जहां पे कंपनी लिस्टेड है। तो इसका इंपैक्ट क्या हुआ, जितनी भी जगह आप लिस्टेड सब जगह से डीलिस्टिंग करा रहे हैं, तो इसका इंपैक्ट क्या होगा, कंपनी पहले लिस्टेड, अब लिस्टेड से क्या हो जाए अनलिस्टेड। रेयर होता है लेकिन रेयर होता है, ये वाला केस ज्यादा होता है कि जो आपको लगता है कि साहब बेकार के कई सारे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग करा रखी है, उनसे हटा देते हैं जहाँ पे कुछ खास काम नहीं हो रहा, एंड एक आध जगह सिर्फ लिस्टेड रहते हैं जहाँ मेन काम हो रहा है, एनएससी बीएससी बाकी सब। एक्चुअली किसी जमाने में लोग कई स्टॉक कंपनियों ने 10-10 स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग कराई थी, लेकिन अब उनको लगता है कि साहब सिंस एनएससी बीएससी के पास ऐसा नेटवर्क है जिससे पूरे हिंदुस्तान का इन्वेस्टर कहीं से भी ट्रेडिंग कर सकता है, तो एनएससी बीएससी छोड़ के बाकी जगह से डीलिस्टिंग करा लेते हैं, तो ये वाला केस हो गया। लेकिन सारी जगह से डीलिस्टिंग कराना और कंपनी बिकमिंग फ्रॉम लिस्टेड कंपनी टू अनलिस्टेड कंपनी, लिस्टेड से आप अनलिस्टेड कंपनी बन रहे हैं, रेयर होता है एंड दैट इज गवर्न बाय दिस फ्रॉम ऑल द स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, अच्छा इसके अंदर जब सारे स्टॉक एक्सचेंज आप डीलिस्टिंग कराएंगे तो जो कंपनी के जो पब्लिक शेयरहोल्डर अदर प्रमोटर तो करवा ही रहा है, प्रमोटर वही एक्वायरर का जो पार्ट है, मतलब एक्वायरर टर्म यूज करें, एक्वायरर इंक्लूड्स द प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप के लोग जो है, तो एक्चुअली जो पब्लिक शेयरहोल्डर है, क्या डोंट टू थिंक दैट उनकी लिक्विडिटी इफेक्ट होगी साहब, वो तो एक लिस्टेड कंपनी के शेयर में पैसा लगाया था, अब वो आप सब जगह डीलिस्टिंग करा लेंगे तो कंपनी क्या हो जाएगी लिस्टेड से अनलिस्टेड। डोंट टू थिंक दैट विल अफेक्ट द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द पब्लिक शेयरहोल्डर। दैट्स व्हाई लॉ सेज दैट ये सब ऐसे केसेस में आपको एक्वायरर विल हैव टू गिव द एग्जिट अपॉर्चुनिटी रिक्वायर्ड। एग्जिट अपॉर्चुनिटी कौन किसको देगा, एक्वायरर देगा, किसको, टू द पब्लिक शेयरहोल्डर। अच्छा इससे क्या होगा, जो पब्लिक शेयरहोल्डर उस कंपनी में नहीं रहना चाहता कि साहब कंपनी लिस्टेड से अनलिस्टेड बनने जा रही है, लिक्विडिटी इफेक्ट होगी, क्या वो एग्जिट अपॉर्चुनिटी अवेल कर लेगा एंड वो अपने शेयर एक्वायरर को भेज देगा, एक्वायरर उसको पेमेंट करेगा एंड दैट्स व्हाई ऐसे केसेस में लॉ सेज दैट द एक्वायरर मस्ट प्रोवाइड द एग्जिट अपॉर्चुनिटी टू द पब्लिक शेयरहोल्डर। दैट्स व्हाई इस केस में एग्जिट अपॉर्चुनिटी रिक्वायर्ड। तो पहले के और यहाँ पे ये वाली जो वॉलंटरी डीलिस्टिंग है इट इज गवर्न बाय रेगुलेशन 7 और उसका जो प्रोसीजर दे रखा है रेगुलेशन नंबर 8 to 12। 7 के बाद 7 में तो मेन केस दे रखा है साहब आप सारे स्टॉक में डीलिस्टिंग करा सकते हैं बट उसमें एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। फिर उसको करने के लिए उसका जो डिटेल प्रोसीजर है एग्जिट अपॉर्चुनिटी कैसे देंगे क्या एंड ऑल दैट, वो रेगुलेशन 8 to 12 के प्रोविजंस फॉलो करते हुए एंड आप चाहे तो वॉलंटरी डीलिस्टिंग कर सकते हैं फ्रॉम ऑल द स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो यहाँ पे हम 5 and 6 पढ़ेंगे इस केस में, फ्रॉम सम ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज वॉलंटरी डीलिस्टिंग और फ्रॉम ऑल द स्टॉक एक्सचेंज वॉलंटरी डीलिस्टिंग रेगुलेशन 7 और साथ में रेगुलेशन 8 to 12, साथ में रेगुलेशन 8 to 12। तो ये स्ट्रक्चर मैंने पूरा पहले बता दिया है, ये वॉलंटरी डीलिस्टिंग का जो टॉपिक है वो किस तरीके से हम कवर करेंगे। देखिए एक बार स्ट्रक्चर पता लग जाए। अब हम एक लाइन से पढ़ेंगे, पहले ये पढ़ेंगे 5 फिर 6 फिर ये पढ़ेंगे 7 फिर 8 to 12। एक स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने पूरा डिस्कस कर दिया है। नाउ वन बाय वन, सबसे पहले ये वाला केस लेते हैं। कंडीशन
वॉलंटरी डीलिस्टिंग चल रही एंड प्रोसीजर फॉर डीलिस्टिंग वेयर नो एग्जिट अपॉर्चुनिटी रिक्वायर्ड। अब जो नो एग्जिट अपॉर्चुनिटी रिक्वायर्ड, इसका एग्जिट अपॉर्चुनिटी रिक्वायर्ड नहीं, नो को यहाँ भी वेयर एग्जिट अपॉर्चुनिटी नॉट रिक्वायर्ड, एक ही बात है रिक्वायर्ड। इसका मतलब क्या हुआ, क्या रेगुलेशन 5 की बात कर रहा है, डीलिस्टिंग फॉर सम ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। तो इस कॉन्टेक्स्ट में पहले रेगुलेशन 5 फिर रेगुलेशन 6। देखिए रेगुलेशन 5 क्या बोलता है, एक कंपनी अपने इक्विटी शेयर की डीलिस्टिंग करा सकती है फ्रॉम सम ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज आउट ऑफ ऑल द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज जहां पहले से लिस्टेड है, प्रोवाइडेड इट विदाउट गिविंग एनी एग्जिट अपॉर्चुनिटी टू द पब्लिक शेयरहोल्डर, प्रोवाइडेड इट रिमेन्स लिस्टेड एटलीस्ट ऑन वन स्टॉक एक्सचेंज विच हैज गॉट नेशन वाइड ट्रेडिंग नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर कम से कम आप एक ऐसे स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड रहें इवन आफ्टर डीलिस्टिंग, आपको जिसके नेशन वाइड ट्रेडिंग नंबर आप कर सकते हैं, उसमें फिर आपको एग्जिट अपॉर्चुनिटी देने की जरूरत नहीं है। ये रेगुलेशन 5। देखिए मैं पढ़ता हूं, डीलिस्टिंग फ्रॉम सम ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक, रेगुलेशन 5, ठीक है, सम इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। रेगुलेशन 5 के साथ अ कंपनी में delist its equity share from one or more of the recognized stock exchange on which it listed without providing an exit opportunity to public shareholder। आपको पब्लिक शेयरहोल्डर को एग्जिट अपॉर्चुनिटी देने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि आप सब जगह से डीलिस्टिंग निकाले, ओनली फ्रॉम सम ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। इफ आफ्टर द प्रपोज डीलिस्टिंग, डीलिस्टिंग के बाद, इफ आफ्टर द प्रपोज डीलिस्टिंग the equity shares remain listed on any recognized stock exchange that has nationwide trading terminal, that is NSE and BSE, वो जो प्रपोज डीलिस्टिंग उसके बाद यू विल रिमेन लिस्टेड, आपकी इक्विटी शेयर विल रिमेन लिस्टेड एटलीस्ट ऑन वन स्टॉक एक्सचेंज, एटलीस्ट ऑन वन स्टॉक एक्सचेंज विच हैज गॉट द नेशन वाइड ट्रेड। अगर ऐसा है तो उस केस में आप डीलिस्टिंग करा लीजिए एंड कोई आपको एक पब्लिक शेयरहोल्डर को एग्जिट अपॉर्चुनिटी देने की जरूरत नहीं। ये रेगुलेशन 5 है, कंडीशन फॉर डीलिस्टिंग वेयर नो एग्जिट अपॉर्चुनिटी रिक्वायर्ड। अब प्रोसीजर इसका रेगुलेशन 6, ये कंडीशन हो गई थी रेगुलेशन 5। अब रेगुलेशन 6 में प्रोसीजर, प्रोसीजर फॉर द डीलिस्टिंग वेयर नो एग्जिट अपॉर्चुनिटी रिक्वायर्ड। देखिए प्रोसीजर फॉर डीलिस्टिंग वेयर नो एग्जिट अपॉर्चुनिटी, एग्जिट नॉट रिक्वायर्ड का मतलब ही वो बात कर रहा है कि सम ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, सीधी सी बात है। अगर एक कंपनी कुछ स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्टिंग कराना चाहती है विदाउट गिविंग द एग्जिट अपॉर्चुनिटी टू द पब्लिक शेयरहोल्डर, कर सकती है। उसके लिए कुछ क्या क्या कंप्लाई करना पड़ेगा। नंबर 1, ए, इट हैज टू टेक द अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना, ऑब्वियसली कंपनी के पार्ट पे डिसीजन हुआ। देन जिस स्टॉक एक्सचेंज से आप डीलिस्टिंग कराना चाहते हैं, क्या उसको एप्लीकेशन लगाएंगे, मेक एन एप्लीकेशन टू द रेलेवेंट स्टॉक एक्सचेंज वेयर यू वांट योर इक्विटी शेयर टू बी डीलिस्टेड, एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज। नंबर 3, क्या पब्लिक नोटिस भी देंगे, सारे लोगों को इन्फॉर्म करेंगे साहब हम ऐसा ऐसा कर रहे हैं। फिर एक पब्लिक नोटिस भी आपको देना है टू इन्फॉर्म ऑल द पर्सन्स अबाउट दिस डीलिस्टिंग। कैसे, एक इंग्लिश के न्यूज़पेपर में, एक हिंदी के न्यूज़पेपर में और एक वर्नाकुलर लैंग्वेज। वर्नाकुलर लैंग्वेज कहाँ की, उस जगह की जहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज का ऑफिस सिचुएटेड है। जिस स्टॉक एक्सचेंज आप डीलिस्टिंग करा रहे हैं वो स्टॉक एक्सचेंज का ऑफिस जहाँ सिचुएटेड है उस जगह की जो लोकल लैंग्वेज है वहाँ। 3, चौथा, डीलिस्टिंग होने के बाद जो आपकी पहली एनुअल रिपोर्ट होगी, एनुअल रिपोर्ट पढ़ते हो ना साहब, कंपनी की एनुअल रिपोर्ट जो एनुअल बेसिस बनती है, उसमें आपको ये फैक्ट डिस्क्लोज करना है कि साहब आपको हमने इस स्टॉक एक्सचेंज डीलिस्टिंग करा ली है। इट मीन दिस फैक्ट हैज टू बी डिस्क्लोज इन द फर्स्ट एनुअल रिपोर्ट पोस्ट डीलिस्टिंग। डीलिस्टिंग के बाद जो पहली एनुअल रिपोर्ट होगी उसमें इस बात को डिस्क्लोजर होना चाहिए कि साहब आपने यहाँ से स्टॉक एक्सचेंज डीलिस्टिंग करा ली है। अच्छा, ये जो पब्लिक नोटिस आप देंगे अखबारों में, इस पब्लिक नोटिस में एक तो ये मेंशन करना पड़ेगा किस किस स्टॉक एक्सचेंज आप डीलिस्टिंग करा रहे हैं। दूसरा, रीजंस फॉर डीलिस्टिंग देने पड़ेगी कि किस कारण से आप डीलिस्टिंग करा रहे हैं, ऑब्वियसली कोई ना कोई कारण तो होगा। तीसरा, कि सर आप कौन कौन से स्टॉक एक्सचेंज में विल रिमेन लिस्टेड, मतलब आप उसके बाद भी इन स्टॉक में लिस्टेड रहेंगे, ये बात भी बतानी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप कौन कौन से डीलिस्टिंग पब्लिक नोटिस में जरूर आना चाहिए, रीजंस फॉर डीलिस्टिंग जरूर आना चाहिए। तीसरा, कि साहब इवन आफ्टर डीलिस्टिंग कहाँ पे आप यू विल रिमेन लिस्टेड, वो सब डिटेल आपको पब्लिक नोटिस में जरूर आना चाहिए। अच्छा, जब स्टॉक एक्सचेंज को ये एप्लीकेशन लगी फॉर डीलिस्टिंग, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक डिसीजन लिया पासिंग द बोर्ड, हम डीलिस्टिंग कराना चाहते हैं फ्रॉम सो एंड सो स्टॉक एक्सचेंज, उसके बेस से एप्लीकेशन लगाई, साथ में पब्लिक को इन्फॉर्म किया बाय पब्लिक नोटिस, और जब डीलिस्टिंग हो उसका पहली एनुअल रिपोर्ट में इस बात को डिस्क्लोज किया। तो जो एप्लीकेशन लगाएंगे, तो अगर एप्लीकेशन कंप्लीट है हर तरीके से, कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, तो स्टॉक एक्सचेंज
विल डिस्पोज ऑफ द एप्लीकेशन मैक्सिमम विद इन 30 डेज। मतलब जिस दिन आपने अप्लाई किया उसका मैक्सिमम 30 दिन के अंदर आपकी एप्लीकेशन में डिस्पोज ऑफ कर देगा, उस पर डिसीजन दे देगा कि साहब डी लिस्टिंग की परमिशन दे रहा है या नहीं दे रहा। अगर दे रहा है तो दे देगा, नहीं मना भी कर सकता है, लेकिन जो भी करना 30 डेज में एप्लीकेशन विल बी डिस्पोज ऑफ, मैक्सिमम 30 डेज। ठीक है, देखिए ये जो पूरा रेगुलेशन 6 मैं पूरा पढ़ देता हूँ। देखिए आपको प्रोसीजर फॉर डी लिस्टिंग where no exit opportunity required, regulation 6. Any company desirous of delisting its equity shares under the provisions of regulation 5. Regulation 5 में some of the stock exchange without exit opportunity of these regulation of this delisting regulation shall, number 1, क्या करना पड़ेगा अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, obtain the prior approval of board of director, एक, shall make an application to the relevant recognized stock exchange or exchange for delisting. Relevant means जहाँ से आप delisting कराना चाहते हैं, shall issue a public notice of the proposed delisting from the relevant stock exchange in at least one English newspaper, Hindi and vernacular of the region where the relevant stock exchange is located. Disclose the fact of delisting in its first annual report of post delisting. delisting के बाद जो पहली annual report होगी उसमें इस बात का disclosure आना चाहिए कि साहब हमने delisting करा लिया और इससे stock exchange। जो C पॉइंट में पब्लिक नोटिस की बात हो रही है, बोले ये पब्लिक नोटिस में the public notice will mention the name or names of the stock exchange from where the equities are intended to be delisted. Obviously बात है, the reasons for delisting and the fact of continuation of listing of equities on the recognized having nation. मतलब ये बातें जरूर पब्लिक नोटिस में आनी चाहिए कि साहब आप कहाँ से डीलिस्टिंग करा रहे हैं, क्या रीजन से डीलिस्टिंग, एंड आप उसके बाद भी कहाँ पे लिस्टेड रहेंगे, कौन से स्टॉक एक्सचेंज पे, हैविंग द नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल, वो भी आपको। Last, it may be noted that the recognized stock exchange dispose of the delisting application within a period not exceeding 30 working days, maximum 30 working days, from the date of receipt of such application that is complete knowledge. मतलब जिस दिन वो complete application को मिल गया, होता ना आपने application लगाई, कुछ papers पूरे नहीं अधूरे हैं, जिस दिन आपने complete application लगा दी, complete in all respect, उससे maximum 30 days में आपके application को stock exchange dispose of करे। Dispose means either it will give the permission for delisting or it may refuse, whatever, बट मैक्सिमम 30 डेज में अपना एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ कर देगा। तो ये पहले तरह का सिंपल था कि उसमें एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी नहीं है, एग्जिट अपॉर्चुनिटी को प्रोविजन में नहीं आया, कोई डीलिस्टिंग फ्रॉम सम ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। तो रेगुलेशन 5 में कंडीशन पढ़ा और रेगुलेशन 6 में प्रोसीजर पढ़ा। नाउ आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज द जहां पे आप डीलिस्टिंग कराते हैं फ्रॉम ऑल द स्टॉक एक्सचेंज जहां आप लिस्टेड हैं, और जिसकी वजह से आप क्या होते हैं लिस्टेड कंपनी से अनलिस्टेड कंपनी, तो क्या उसमें एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी? यस ऑब्वियसली, क्योंकि इट विल अफेक्ट द लिक्विडिटी ऑफ द पब्लिक शेयरहोल्डर। तो वो आपका सेकंड टाइप ऑफ वॉलंटरी डीलिस्टिंग देखिए, कंडीशन एंड प्रोसीजर फॉर डीलिस्टिंग वेयर एग्जिट अपॉर्चुनिटी रिक्वायर्ड। और एग्जिट अपॉर्चुनिटी कब चाहिए? जब आप सारे स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्टिंग करा रहे हैं जहां जहां लिस्टेड है, मतलब योर कंपनी इज गोइंग टू बी फ्रॉम लिस्टेड टू अनलिस्टेड। कंडीशन प्रोसीजर फॉर डीलिस्टिंग विद एग्जिट अपॉर्चुनिटी इज रिक्वायर्ड। इसमें पहले रेगुलेशन 7 वो ये बोलता है कि साहब आप सारे स्टॉक एक्सचेंज डीलिस्टिंग करा सकते हैं प्रोवाइडेड आप एग्जिट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें टू द पब्लिक, ऑल द पब्लिक शेयरहोल्डर्स in accordance with the provisions of regulation 8 to 12 and all that। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है रेगुलेशन नंबर 7, delisting from all the, delisting from, ये कंडीशन delisting from all the recognized stock, from all the recognized stock। Regulation 7, the equity shares of a company may be delisted from all the recognized stock exchanges having the nationwide trading terminal on which they are listed after an exit opportunity has been provided by the acquirer। कौन एग्जिट अपॉर्चुनिटी? एक्वायरर। किसको? मान लीजिए इस कंपनी की आप कंप्लीट डीलिस्टिंग करा रहे हैं फ्रॉम ऑल द स्टॉक एक्सचेंज, इसके जो सारे पब्लिक शेयरहोल्डर्स हैं अदर देन प्रोमोटर शेयरहोल्डर को पब्लिक शेयरहोल्डर, उन सबको एक्वायरर क्या दे? एग्जिट अपॉर्चुनिटी दे इन अकॉर्डेंस विद दिस लॉ। देखिए आफ्टर एग्जिट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडेड बाय द एक्वायरर, एक्वायरर का मतलब टू ऑल द पब्लिक शेयरहोल्डर होल्डिंग द इक्विटी शेयर टू बी डीलिस्टेड। जो इक्विटी शेयर डीलिस्टिंग होनी है आपको उसको जितने भी पब्लिक शेयरहोल्डर होल्ड करें, पब्लिक शेयरहोल्डर में अदर देन प्रोमोटर शेयरहोल्डर, एक्वायरर उन सबको एग्जिट अपॉर्चुनिटी, अगर आप ये कंप्लाई करते हैं देन सब्जेक्ट टू दिस कंडीशन आपको कंपनी अपने सारे स्टॉक एक्सचेंज डीलिस्टिंग करा सकती है। अच्छा अब बोला एग्जिट अपॉर्चुनिटी नहीं है,
तो उसके लिए प्रोसीजर क्या फॉलो करना पड़ेगा एंड ऑल दैट, वो रेगुलेशन 8 to 12 में, वो रेगुलेशन 8 to 12 में। 7 ये हो गया, रेगुलेशन 8 to 12 इसी से अकाउंट है कि उसके लिए क्या भैया में खाली बोले एग्जिट अपॉइंट देनी पड़ेगी। अब एग्जिट कैसे देंगे, उसके लिए क्या क्या स्टेप्स एंड ऑल दैट, ठीक है। तो बात देखिए नेक्स्ट दैट इज द प्रोसीजर फॉर डीलिस्टिंग, ये तो कंडीशन थी, अब ये प्रोसीजर फॉर डीलिस्टिंग where exit opportunity is required। जब सारे स्टॉक एक्सचेंज डीलिस्टिंग करा रहे हैं, ऐसे केस में रेगुलेशंस 8 to 12, 8, 9, 10, 11, 12 5 रेगुलेशन अप्लाई होंगे। ये बोलता है फॉलोइंग प्रोसीजर रिक्वायर्ड टू फॉलो बाय द एक्वायरर फॉर डीलिस्टिंग इक्विटी शेयर where exit opportunity required to be given to the public shareholder। exit opportunity required to be given whom? to the public shareholder। एक्वायरर को ये प्रोसीजर फॉलो करना है। अगर ऐसा केस है जहां पे एग्जिट अपॉइंटमेंट देनी है टू द पब्लिक शेयरहोल्डर, तो उसके वो कब देनी होती है? व्हेन यू आर गोइंग फॉर डीलिस्टिंग फ्रॉम ऑल द स्टॉक एक्सचेंज। तो उस केस में एक्वायरर को ये प्रोसीजर फॉलो करना है जो रेगुलेशन 8 to 12 में दे रखा है। तो अभी करके हम लेते हैं रेगुलेशन 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, ये प्रोसीजर है। एंड इस प्रोसीजर के अंदर ये 5 रेगुलेशन हम पढ़ेंगे, ठीक है। एंड ये सब कौन फॉलो करेगा? एक्वायरर। किस लिए? in order to provide the exit opportunity to whom? to the public shareholder। सबसे पहले दे रखा इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट। मैं शॉर्ट में आईपी, इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट। आईपी रेगुलेशन 8। मान लिया ये एक्स लिमिटेड कंपनी जिसकी डीलिस्टिंग होनी है, ये इसका एक्वायरर। जिस दिन एक्वायरर ने इस कंपनी के रिस्पेक्ट में ये मन बना लिया, इंटेंशन बना लिया कि सब इसकी मुझे कंप्लीट डीलिस्टिंग, मतलब सारे स्टॉक एक्सचेंज डीलिस्टिंग करानी, ऑन द वेरी सेम डे ये एक इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट करेगा टू ऑल द स्टॉक एक्सचेंजेस जहां पे इस कंपनी के शेयर लिस्टेड है। बताया कि साहब मैं ऐसा करना चाह रहा हूँ, इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट। इसमें खाली एक सिंपल सा 2 लाइन का लेटर कि दैट आई इंटेंड कि दैट टू गेट डी लिस्टेड ऑफ द इक्विटी शेयर ऑफ दिस कंपनी फ्रॉम ऑल द स्टॉक है। तो जितने भी स्टॉक लिस्टेड सबको लेटर लिखेगा ऑन द वेरी सेम डे, जिस दिन इसका इंटेंशन बन गया कि मुझे ऐसा करना, सेम डे। अच्छा, जिस दिन आपने स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म किया उसके मैक्सिमम 1 दिन के अंदर +1 डे इस बात की जानकारी ये कंपनी को भी देगा एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस कि साहब मैं ऐसा करना चाहता हूं। अच्छा, जब आपने स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म किया, स्टॉक एक्सचेंज इस बात की जानकारी पब्लिक को डिसेमिनेट करेगा। पब्लिक डोमेन में तो इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए। इसका एक तो एक्वायरर जिस दिन उसने इंटेंशन बनाया कि मुझे ऐसा करना है, मैं इस कंपनी की इक्विटी शेयर की डीलिस्टिंग सारे स्टॉक एक्सचेंज कराना चाहता हूँ, किसको जानकारी देगा? इसकी स्टॉक एक्सचेंज को। स्टॉक एक्सचेंज वो इन्फॉर्मेशन पब्लिक को डिसेमिनेट कर देगा। फिर उसके मैक्सिमम 1 डे के अंदर किसको सेम चीज इन्फॉर्म करेगा? कंपनी को, ठीक है, जिसकी डीलिस्टिंग कहाँ पे? एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस, ठीक है। और इस इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट में सारी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और कोई भी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। ऑब्वियसली दैट्स इम्प्लाइड एंड दैट्स ऑब्वियस। मैं एक बार पढ़ देता हूँ। मतलब बेसिकली आप शुरू में अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि साहब मैं ऐसा करना चाह रहा हूँ एक्वायरर, और जो भी कंसर्न पर्सन जिनको पता उन सबको बता रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज को, कंपनी को, स्टॉक एक्सचेंज पब्लिक को आगे बता रही है। देखिए क्या लिखा, ऑन दैट इनिशियल पब्लिक ऑन द डेट व्हेन द एक्वायरर डिसाइड्स टू वॉलंटरी डीलिस्ट द इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी, इट शैल मेक एन इनिशियल, सारा उसी कॉन्टेक्स्ट में जब एग्जिट अपॉइंट देनी है, जब सारे स्टॉक एक्सचेंज डीलिस्टिंग कर रहे हैं, इट शैल मेक एन इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट IPA to all the stock exchanges on which the shares of company listed, and the stock exchange shall forthwith immediately disseminate the same information to the public. A copy of the initial public announcement shall also be sent to the company at its registered office not later than 1 working day from the date of IPA। जिस दिन आपने IPA किया तो स्टॉक उसके मैक्सिमम 1 वर्किंग डे के अंदर, उससे लेट नहीं, ठीक है। वर्किंग डे अगर सैटरडे संडे आ गया तो मान लिया फ्राइडे को इसको किया तो मंडे को इसको कर सकते हैं, वर्किंग डे सेट छुट्टियां काउंट नहीं होगी। इट मे बी नोटेड दैट इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट शैल नॉट ओमिट एनी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, कोई भी मिसिंग नहीं होनी चाहिए, और शैल नॉट कंटेन एनी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, शैल नॉट कंटेन एनी, ऑब्वियस सी बात, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर टू द ऑफर, रेगुलेशन 9।
अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर टू द ऑफर, रेगुलेशन 9। अगेन ये मान ली एक्स लिमिटेड कंपनी जिसकी इक्विटी शेयर की डीलिस्टिंग होनी है फ्रॉम ऑल द स्टॉक एक्सचेंज। ये मान ली इसके एक्वायरर जो इसकी डीलिस्टिंग कराना चाह रहा है। एक्वायरर का मतलब मैंने बताया था प्रमोटर भी हो सकता है, प्रमोटर ग्रुप के लोग हो सकते हैं, और जो सेबी टेक ओवर कोड के हिसाब से रेगुलेशन 5E के हिसाब से डीलिस्टिंग कराना चाह रहा है। तो ये इस एक्वायरर के ऊपर, क्योंकि इसने एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी है टू द पब्लिक शेयर होल्डर दिस कंपनी, तो क्या इसके ऊपर अकॉर्डिंग टू सेबी डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर रेगुलेशन 2021 क्या बहुत सारी ऑब्लिगेशन राइज होगी, आपको ये करना है, ऐसा करना है, वो करना है, जैसे अभी इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट करना है। तो लॉ बोलता है ऐसा करो, एक स्पेशलाइज्ड पर्सन को आप अपॉइंट करो एक्वायरर के ऊपर, सेम चीज सेबी टेक कोड में आता है, एंड एक मर्चेंट बैंकर को आप अपॉइंट कीजिए जो आपके पार्ट पे जो भी ऑब्लिगेशंस हैं अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, वो सारी ऑब्लिगेशंस को वो आपको कंप्लाई करने में हेल्प करेगा, वो एक्सपर्ट है। उसी पॉइंट ऑफ व्यू से बोला है कि कोई मर्चेंट बैंकर विच इज रजिस्टर्ड विद सेबी, यू नो दैट मर्चेंट बैंकर्स आर रजिस्टर्ड विद सेबी, उसको एक्वायरर विल अपॉइंट एज ए मैनेजर टू द ऑफर, मतलब जो एग्जिट ऑफर देना है, ऑफर फॉर एग्जिट अपॉर्चुनिटी जो देना है वो मैनेज वो करेगा, इसलिए मैं इसको मैनेजर टू द ऑफर, होता ही मर्चेंट बैंकर ही है। विल अपॉइंट सम मर्चेंट बैंकर विच रजिस्टर्ड विद सेबी एज ए मैनेजर टू ऑफर, and who is going to comply with, help the acquirer in complying with all the obligations arising out of this law, SEBI delisting equity share regulation to, जैसे कि आपकी टेंशन खत्म, ये आपको हेल्प करेगा एक्सपर्ट, और ये मैंडेटरी है। ये सेम कंसेप्ट पब्लिक इशू में आता है, मैनेजर टू द इशू, सेम कंसेप्ट टेक ओवर कोड में आता है, एक्वायरर को आपको मैनेजर टू द आपको ऑफर मैनेजर टू द ओपन ऑफर करना पड़ता है, सेम ऐसे कंसेप्ट है। अच्छा, दूसरा ये मैनेजर टू द ऑफर जिसको आप अपॉइंट कर रहे हैं, ही शुड नॉट बी एसोसिएट ऑफ द एक्वायरर, इससे रिलेटेड ही होना चाहिए, क्योंकि फिर वो बायस्ड हो जाएगा। इसका काम ये है कि सब इसके पार्ट पे जो लॉ अप्लाई हो रहा है, जो लॉ ट्रिगर हो रहा है, उस लॉ की प्रॉपर कंप्लायंस करवाना। ये इसका अगर साथी वाथी होगा तो क्या बायस्ड हो सकता है। ये सब जगह पढ़ते हैं कि ऐसे बंदे को अपॉइंट करना है जो आपका एसोसिएट नहीं है, एंड वो आपकी, जैसे इनफैक्ट जो अभी रेगुलेशन 8 में पढ़ा इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट, तो इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट करने से पहले भी मैनेजर टू द ऑफर अपॉइंट होगा, ये पहले पॉइंट, और यही आपको इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट करवाने में भी हेल्प करेगा कि उसका क्या फॉर्मेट है, किस तरह करना है, वो सब भी मैनेजर टू ऑफर। और इनफैक्ट सारी ऑब्लिगेशन जो इस लॉ से अराइज हो रही है एक्वायरर के पार्ट पे, हु विल हेल्प द एक्वायरर इन कंप्लाइंग विद द सेम, मैनेजर टू द ऑफर। देखिए क्या लिखा हुआ, देखो पहले लिखा हुआ है इसके अंदर ही, प्रायर टू मेकिंग एन इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट, उससे पहले ही द एक्वायरर शैल अपॉइंट अ मर्चेंट बैंकर रजिस्टर्ड विद सेबी एज द मैनेजर टू द ऑफर। It may be noted that the manager to offer so appointed shall not be an associate of the acquirer, इसका रिलेटेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर बायस्ड हो जाएगा। उसका काम है कि प्रॉपर लॉ की कंप्लायंस का, एक्सपर्ट है ना ये, ठीक है, मर्चेंट बैंकर है। द इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट रेगुलेशन 8 एंड सब्सिक्वेंट एक्टिविटीज एज रिक्वायर्ड अंडर दीज रेगुलेशन, मतलब एक तो वो, उसके अलावा जितनी भी एक्टिविटी इस लॉ के अंदर रिक्वायर्ड है, शैल बी अंडरटेकन बाय द एक्वायरर थ्रू द मैनेजर टू द ऑफर, मतलब एक्वायरर सब कुछ करेगा जो भी इसकी ऑब्लिगेशन, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ मैनेजर टू ऑफर। इसीलिए तो पॉइंट किया कि जो आपको पूरे हेल्प फैसिलिटेट करेगा इन कंप्लाइंग विद ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ दिस लॉ, ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर लॉ। आगे देखिए, नेक्स्ट अप्रूवल बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, रेगुलेशन 10। Regulation 10, 8 initial public announcement, 9 appointment of manager to the offer, Regulation 10 approval by board of directors। इसमें क्या दे रखा है भाई, मान लिया ये कंपनी एक्स लिमिटेड, ये एक्वायरर वो चाहता है कि इस कंपनी की कंप्लीट डीलिस्टिंग हो जाए फ्रॉम ऑल द स्टॉक एक्सचेंज, ये तो चाहता है, लेकिन डोंट टू थिंक इसका जो प्रपोजल है शुड इट बी आल्सो बी अप्रूव। इस कंपनी की कंप्लीट डीलिस्टिंग हो रही है तो कंपनी की मैनेजमेंट का तो अप्रूवल चाहिए, तो कंपनी को अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल लेनी पड़ेगी बाय पासिंग द बोर्ड रेजोल्यूशन। ये मैक्सिमम जिस दिन आईपीओ द इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट अंडर रेगुलेशन 8, उसके मैक्सिमम 21 डेज के अंदर ये बोर्ड रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, मतलब ये गैप मैक्सिमम 21 डेज।
अच्छा, बोर्ड के सामने जब मैटर आएगा कि साहब ऐसे से आपको अप्रूवल देनी है बोर्ड डिसीजन, तो बोर्ड अप्रूवल देने से पहले क्या करेगा? ये तो मैक्सिमम 21 डेज में बोर्ड डिसीजन पास होना चाहिए, बट बोर्ड अप्रूवल देने से पहले क्या करेगा? कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक इंडिपेंडेंट कंपनी सेक्रेटरी, जिसको बोलेंगे पीयर रिव्यू कंपनी सेक्रेटरी, एक इंडिपेंडेंट प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को जो बोलेंगे पीयर रिव्यू कंपनी सेक्रेटरी, उसको अपॉइंट करेगा। और बोर्ड उसको बोलेगा आप ऐसा करो, एक ड्यू डिलिजेंस करो, आप मतलब थरोली एक पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट बनाओ, हर आस्पेक्ट को चेक करो और हमें बताइए क्या ये प्रपोज डीलिस्टिंग कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है, कंपनी के जितने भी स्टेक होल्डर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इस बेनिफिशियल। तो एक अच्छा, जब ये आप एक ड्यू डिलिजेंस बना करके एक ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट दीजिए, तो क्या इसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इस पीयर रिव्यू कंपनी सेक्रेटरी को बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी सो दैट दे कैन डू द ड्यू डिलिजेंस। फिर ये अपनी ड्यू डिलिजेंस करने के बाद पीयर रिव्यू कंपनी सेक्रेटरी अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब उसके बेसिस पे नाउ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विल डिसाइड कि उन्हें अप्रूव करना है नहीं करना। अगर वो अप्रूव कर दे तो बात आगे बढ़ेगी, अगर मना कर दिया बोर्ड डिसीजन पास ही नहीं हुआ, बात ही खत्म होगी नहीं, ठीक है, आपको डीलिस्टिंग नहीं होगी, ठीक है। तो ये प्रोसेस, इसका तब पहले क्वारन ने मन बनाया, इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट किया, फिर मैटर कंपनी के पास जाएगा, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव करने से पहले पीयर रिव्यू कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करेंगे, एक इंडिपेंडेंट प्रैक्टिसिंग सीएस, उसको लेंगे आप एक ड्यू डिलिजेंस करके एक रिपोर्ट दीजिए कि साहब सही माने में इट इज रियली फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी और नॉट, जो प्रपोज डीलिस्टिंग है। एंड उसके लिए कंपनी विल प्रोवाइड वट एवर द इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड बाय द पीयर रिव्यू कंपनी सेक्रेटरी फॉर डूइंग द ड्यू डिलिजेंस। एंड ये उसके बाद अपनी ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट देगा, उसके बेसिस पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विल डिसाइड कि साहब हमें आपको ये डीलिस्टिंग को अप्रूव करना चाहिए या नहीं। मैंने मोटी मोटी बात बताई, अब मैं इसको पढ़ देता हूँ, देखिए आपको, देखिए अप्रूवल बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रेगुलेशन 10, द कंपनी शैल ऑब्टेन द अप्रूवल ऑफ इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रपोजल ऑफ द एक्वायरर। एक्वायरर का प्रपोजल था ना कि साहब मैं डीलिस्टिंग कराना चाहता हूँ, टू डीलिस्ट द इक्विटी शेयर कंपनी नॉट लेटर देन, कितने दिन में, नॉट लेटर देन 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ आईपीओ, मतलब मैक्सिमम 21 डेज में ये अप्रूवल चाहिए। The board of director company before considering the proposal delisting, मतलब before approving or rejecting whatever, shall appoint a peer review company secretary, एक independent peer review means जो एक external person होता है जो सब चीज को एक external angle से देखता है कि चीज ठीक है नहीं, and provide, एक तो appoint करेंगे, and provide a certain prescribed information to such company secretary for carrying out the due diligence। Obviously उसको बोलेंगे आप due diligence करके दो पूरा, तो उसके लिए उसको information तो चाहिए, वो information provide करेंगे। After obtaining the information from the board of directors, इसको द कंपनी सेक्रेटरी शैल कैरी आउट द ड्यू डिलिजेंस एंड शैल सबमिट अ रिपोर्ट टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी सर्टिफाइंग दैट द बाइंग, सेलिंग एंड डीलिंग इन द इक्विटी शेयर कंपनी कैरीड आउट बाय द एक्वायरर और इट्स रिलेटेड एंटिटीज के प्रोमोटर ग्रुप के लोग, एंड द टॉप 25 शेयर होल्डर्स इज इन कंप्लायंस, कंपनी के जो टॉप 25 शेयर होल्डर इज इन कंप्लायंस विद द एप्लीकेबल प्रोविजन सिक्योरिटी लॉज इंक्लूडिंग कंप्लायंस विद रेगुलेशन 4 ऑफ द रेगुलेशन। अच्छा, रेगुलेशन 4 जो पढ़ा था हमने, सर्कमस्टेंसेस वेयर डीलिस्टिंग इज नॉट परमिसेबल एंड कंडीशन फॉर डीलिस्टिंग, उसमें एक पॉइंट आया था अगर याद हो कंडीशन फॉर डीलिस्टिंग में, कि साहब जिस दिन आईपीओ हुआ एज पर रेगुलेशन 8, उसके पिछले 6 महीने में एक्वायरर ने आपको शेयर सेल नहीं किए, क्या ये बात भी सर्टिफाई कौन चेक करेगा? कंपनी सेक्रेटरी इन डूइंग द ड्यू डिलिजेंस, कि साहब उसने पिछले 6 महीने में शेयर सेल नहीं किए प्रीसीडिंग द डेट ऑफ आईपीओ, तभी तो आपको डीलिस्टिंग के लिए पॉसिबल है। अगर पिछले 6 महीने में शेयर उसने सेल किए तो आप डीलिस्टिंग कर ही नहीं सकते, यू कैन नॉट गो फॉर डीलिस्टिंग। अब ये उसने रिपोर्ट अपनी दे दी कि साहब ये सर्टिफाई कर दिया सारी बात। अब उसके बाद देखिए, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी व्हाइल कंसीडरिंग द प्रपोजल फॉर डिलिजेंस सर्टिफाई दैट, क्या क्या वो सर्टिफाई करें बोर्ड, दैट कंपनी इज इन कंप्लायंस विद एप्लीकेबल प्रोविजन, मतलब कंपनी के पार्ट पे जो भी सिक्योरिटी लॉज कंप्लायंस से पूरा है, एक्वायरर और उसके रिलेटेड एंटिटीज के पार्ट पे भी सारे सिक्योरिटी लॉज के कंप्लायंस है, द एक्वायरर एंड रिलेटेड एंटिटी, क्योंकि ये चीज चेक करा लिया ना, अपना तो पता है कंपनी को, एक्वायरर के पार्ट वाली चेक किससे कराए? कंपनी सेक्रेटरी से, उसने रिपोर्ट दी उसके बेसिस पे। द एक्वायरर एंड रिलेटेड एंटिटीज आर इन कंप्लायंस विद एप्लीकेबल प्रोविजन सिक्योरिटी लॉ इन टर्म्स ऑफ द रिपोर्ट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। आगे ना कि जो कंपनी सेक्रेटरी ने पीयर रिव्यू कंपनी सेक्रेटरी में रिपोर्ट दी उसके हिसाब से हम बोल रहे हैं कि साहब उसके पार्ट पे भी सारे सिक्योरिटी लॉज कंप्लायंसेस है, इंक्लूडिंग कंप्लायंस विद रेगुलेशन 4, वही 6 मंथ्स वाली बात, ठीक है। एंड द डीलिस्टिंग इन द ओपिनियन इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द शेयरहोल्डर कंपनी, मतलब ओवरऑल डीलिस्टिंग उनके हिसाब से कंपनी के शेयरहोल्डर्स के इंटरेस्ट में है। मतलब बेसिकली बोर्ड कंक्लूजन पे आए तो अपना तो पता है लेकिन इसका नहीं पता, तो इसके लिए उसने पीयर रिव्यू कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट किया जो प्रॉपर एक आपको चेक करके ड्यू डिलिजेंस करके कि साहब इनके पार्ट पे प्रॉपर कंप्लायंस और सिक्योरिटी लॉज है, रेगुलेशन 4 का कंप्लायंस है, रिपोर्ट दिया, उसके बेस पे बोर्ड ने सारी बात कंसीडर करते हुए प्रपोजल को अप्रूव किया।
अच्छा, जब बोर्ड प्रपोजल का अप्रूव कर देगा तो क्या बोर्ड इस बात की जानकारी स्टॉक एक्सचेंज को देगा कि हमने अप्रूव कर दिया, और स्टॉक एक्सचेंज आगे उस इन्फॉर्मेशन को पब्लिक डोमेन में देगा, पब्लिक डोमेन इमीडिएटली फोर्थ विथ। तो इसका तब बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ, बोर्ड रेजोल्यूशन कॉपी अलॉन्ग विद द ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी, ये सारी चीजें स्टॉक एक्सचेंज को भेज दी जाएगी, इन्फॉर्म किया जाएगा, स्टॉक एक्सचेंज को पता लग जाएगा कि सब बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है ऑन द बेसिस ऑफ दिस ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट गिवन बाय पीयर रिव्यू कंपनी सेक्रेटरी, एंड देन स्टॉक एक्सचेंज विल इमीडिएटली फोर्थ विथ disseminate that information to the public so that public domain में information आपको आ जाए। Next is approval by shareholders regulation number 11। Regulation 8, IP initial public announcement, 9 appointment of manager to the offer, 10 board of directors approval, 11 approval by shareholders। ये बोल रहा है, ये मान लिया आपका इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट हुआ था, उसके मैक्सिमम 21 डेज के अंदर आपका बोर्ड रेजोल्यूशन, इसके मैक्सिमम 45 डेज के अंदर बोर्ड रेजोल्यूशन से शोल्डर की अप्रूवल भी चाहिए बाय वे ऑफ एसआर। ये एसआर कैसे पास होगा, या तो पोस्टल बैलेट से, सेक्शन 110 कंपनी एक्ट में पढ़ते हैं, या और ई वोटिंग सेक्शन 108। आप जानते हैं ई वोटिंग में भी जो मीटिंग नहीं आ पाए उनको वोटिंग करने का राइट मिल जाता है, और अदरवाइज पोस्टल बैलेट भी मिल जाता है। वहां भी आपने पढ़ा हुआ जहाँ ई वोटिंग है वहाँ पोस्टल बैलेट की जरूरत नहीं है, तो दोनों में कोई भी तरीका अपना कर सकते हैं, मतलब जिससे कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ मोस्ट ऑफ द शोल्डर हो सके। अच्छा, ये स्पेशल रेजोल्यूशन जो पास करेंगे जिस मैटर पे, क्या ये स्पेशल बिजनेस है, तो स्पेशल बिजनेस 4 ही ऑर्डिनरी बिजनेस होता है, हम कंपनी लॉ पढ़ते हैं, तो स्पेशल बिजनेस तो इसका एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट होगा, तो उसमें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि साहब ये क्यों डीलिस्टिंग करा रहे हैं एंड ऑल दैट, किस बात पे रेजोल्यूशन पास करना है एंड ऑल दैट, सो दैट शेयरहोल्डर कैन टेक अ वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन, ये एसआर मैक्सिमम 45 डेज में आपको पास होना है, ठीक है। एंड ये सर कैसे पास होना है, ईदर बाय पोस्टल बैलेट और ई वोटिंग, एंड इसके एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट सारी इंफॉर्मेशन होगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ध्यान से दिया, नॉर्मली जो एसआर पास होता है उसकी कंडीशन क्या होती है, कॉनी लॉ में पढ़ते हैं, वोट्स कास्ट इन फेवर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ द वोट्स कास्ट अगेंस्ट, मतलब अगेंस्ट में जितने लोग हैं उस मैटर पे, उस प्रपोजल पे, उसका 3 गुना कर लीजिए, फेवर वाले उसके बराबर या उससे ज्यादा होने चाहिए। वोट्स कास्ट इन फेवर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ वोट्स कास्ट, मतलब जितने अगेंस्ट में वोट हैं फेवर वाले उसके 3 गुना या उससे ज्यादा है, ये कंडीशन है। वो कंडीशन यहाँ भी फुलफिल, कंपनी लॉ तो ऑब्वियसली यहाँ भी लग रहा है, कंपनी लॉ के हम अगेंस्ट जाके कैपिटल मार्केट लॉ थोड़ी फॉलो करते हैं, दैट वी हैव टू फॉलो द कंपनी लॉ आल्सो, ये तो करना है। प्लस एक बात का और ध्यान रखना है, तभी जाके ये एसआर वैलिड होगा, इस एसआर के बेसिस पर हम एक्ट कर सकते हैं, मतलब डीलिस्टिंग कर सकते हैं, अदरवाइज दिस एसआर इज इनवैलिड। खाली इतनी कंडीशन से नहीं चलेगा, और ये तो है ही है, प्लस और क्या, जितने पब्लिक शेयरहोल्डर्स हैं, खाली पब्लिक, ये तो ओवरऑल है, पब्लिक शेयरहोल्डर प्लस प्रमोटर शेयरहोल्डर सब मिला के ओवरऑल जो सिर्फ पब्लिक शेयरहोल्डर्स हैं अदर देन प्रमोटर शेयरहोल्डर, उनमें भी क्या ध्यान कंडीशन है, वोट्स कास्ट इन फेवर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द वोट्स कास्ट अगेंस्ट, मतलब जितने पब्लिक शेयरहोल्डर अगेंस्ट में वोट कास्ट कर रहे हैं, खाली पब्लिक शेयरहोल्डर की बात कर रहा हूं, और जितने पब्लिक शेयरहोल्डर फेवर में वोट कास्ट कर रहे हैं, तो फेवर वाले अगेंस्ट के 2 गुना के बराबर या उससे ज्यादा होना चाहिए, ये कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए। ये तो ओवरऑल है कि साहब प्रमोटर शेयरहोल्डर पब्लिक शेयरहोल्डर सब मिला के जो वोटिंग कर रहे हैं उसमें देखिए फेवर में कितने, अगेंस्ट में कितने, फेवर वाले अगर अगेंस्ट के 3 गुना या उससे ज्यादा है तो ये कंडीशन, अगर ये तो हुई नहीं तो फिर एसआर वैसे नहीं होगा, कंपनी जैक का वायलेशन हो जाएगा, ये फुलफिल हो गई। प्लस साथ में एक चीज और देखना है कि सब जितने पब्लिक शेयरहोल्डर हैं उनमें से जितने फेवर अगेंस्ट में है और जितने फेवर में है, और फेवर वाले पब्लिक शेयरहोल्डर अगेंस्ट वाले पब्लिक शेयरहोल्डर के डबल से ज्यादा होने चाहिए, डबल के बराबर या उससे ज्यादा होने चाहिए। ये भी कंडीशन अगर फुलफिल होगी देन ओनली दिस एसआर इज वैलिड, इस एसआर के बेसिस पे हम डीलिस्टिंग कर सकते हैं, अदरवाइज एसआर इनवैलिड है इस कॉन्टेक्स्ट में। तो कह सकते हैं यहाँ पे ये एसआर और ज्यादा स्ट्रिंजेंट हो गया। नॉर्मली जो कंपनी एक्ट में जो रिक्वायरमेंट वो तो फॉलो करना है, साथ में एक एडिशनल कंडीशन होगी तभी जाके एसआर वैलिड है, अदरवाइज एसआर क्या है, इनवैलिड है। देखिए मैं अप्रूवल बाय शेयरहोल्डर्स रेगुलेशन 11 पढ़ता हूँ। द कंपनी शैल ऑब्टेन द अप्रूवल ऑफ शेयरहोल्डर थ्रू अ स्पेशल रेजोल्यूशन not later than 45 days from the date of obtaining the board approval of board of directors, ये आ गया।
द स्पेशल रेजोल्यूशन शैल बी पास थ्रू पोस्टल बैलेट एंड और ऑब्लिक ई वोटिंग as per the applicable Companies Act and the rules made thereunder. The company shall disclose all the material facts in the explanatory statement because this being a special business in the explanatory statement sent to the shareholder in relation to such a resolution. अब एक पैराग्राफ मैंने बोल्ड करके लिखा हुआ ये वाली बात. It may be noted that special resolution shall be acted upon. मतलब ये स्पेशल मतलब ये वैलिड कब होगा? Only if नॉर्मल जो कंडीशन है वो तो फुलफिल होनी चाहिए. इसके अलावा ओनली if the votes cast by the public shareholder, इसकी बात कर रहा है. ये तो इम्प्लाइड है, तो कंपनी एक्ट से आ गई बात आपको. ओनली इफ द वोट्स कास्ट बाय, अच्छा ये मत करना है खाली ये वाली कंडीशन चेक कर लिए देखी नहीं, दोनों देखना है, ये भी होनी चाहिए और ये भी, मैंने प्लस लिख दिया है. ये तो कंपनी चेक के हिसाब तभी एसआर होगा, और साथ में एडिशनल चीज उन्होंने और बता दी कि ये भी फुलफिल होगा तब एसआर वैलिड होगा. इट मे बी नोटेड स्पेशल रेजोल्यूशन शैल बी एक्टेड अपॉन ओनली इफ द वोट्स कास्ट बाय पब्लिक शोल्डर इन फेवर ऑफ द प्रपोजल आर एटलीस्ट 2 times ऑफ द नंबर ऑफ वोट्स कास्ट बाय द पब्लिक शोल्डर अगेंस्ट इट. मतलब जो पब्लिक शोल्डर अगेंस्ट वोट कास्ट करें उसका कम से कम फेवर वाले पब्लिक शोल्डर उसके 2 गुना होने चाहिए. क्या ये वाली बात हम बोले कम से कम 2 गुना होना चाहिए. इसका मतलब जो ओवरऑल तो ये देखना है प्रोमोटर पब्लिक शोल्डर सब मिला के ये कंडीशन, और खाली पब्लिक शोल्डर में ये देखना है, ये दोनों चीजें फुलफिल होंगी तब जाके एसआर वैलिड, अदरवाइज एसआर वैलिड नहीं है. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं. अभी मैं एक क्वेश्चन भी कराऊंगा, अभी पहले 5 मिनट टॉपिक पहले कंप्लीट कर लेते हैं. मैं इसकी इस पॉइंट के ऊपर एक क्वेश्चन भी कराऊंगा, दिस पर्टिकुलर पॉइंट. जून 2019 एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ, अभी मैं कराऊंगा, देखिए. नेक्स्ट है रेगुलेशन नंबर 12. इन प्रिंसिपल अप्रूवल ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज. रेगुलेशन नंबर 12. 8 initial public announcement, 9 appointment of manager to the offer, 10 approval of board directors, 11 approval of shareholders, 12 is in principle approval stock exchange. जब अब कंपनी का सब रेजोल्यूशंस पास हो गए, बोर्ड की, शेयरहोल्डर्स के, इन सब कुछ, नाउ कंपनी शैल मेक द एप्लीकेशन. जिस भी स्टॉक जहां स्टॉक एक्सचेंज आपको डीलिस्टिंग का सारे स्टॉक एक्सचेंज सबको एप्लीकेशन लगाएंगे इन द फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टॉक एक्सचेंज फ्रॉम टाइम, जो भी फॉर्मेट आपको स्टॉक एक्सचेंज प्रिस्क्राइब कर रखा है. अच्छा, आप जो एप्लीकेशन लगाएंगे मैक्सिमम 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग द एसआर. अगेन मान लीजिए ये आपका आईपी है, ये बोर्ड रेजोल्यूशन है, ये एसआर है, ये मैक्सिमम 21 डेज, ये मैक्सिमम 45 डेज. इस एसआर पास होने के मैक्सिमम 15 डेज एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज फॉर इन प्रिंसिपल अप्रूवल. फाइनल अप्रूवल बाद में आएगी. स्टॉक एक्सचेंज फॉर इन प्रिंसिपल अप्रूवल. एंड स्टॉक एक्सचेंज अगर एप्लीकेशन हर तरीके से कंप्लीट है, तो स्टॉक एक्सचेंज विल डिस्पोज ऑफ द एप्लीकेशन thereby giving or not giving or refusing to give the in principle approval maximum within 15 days from the date of application. तो 21 days आईपीएस से 21 दिन के अंदर बोर्ड रेजोल्यूशन से 45 दिन के अंदर एसआर से 15 दिन के अंदर एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज फॉर इन प्रिंसिपल अप्रूवल. जिस दिन आपने एप्लीकेशन लगाई एंड एप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट, उससे 15 दिन के अंदर मैक्सिमम आपकी एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ कर देगा. अच्छा, नॉर्मली स्टॉक एक्सचेंज आपकी एप्लीकेशन को बिना कोई स्पेसिफिक रीजन, बिना कोई वैलिड रीजन की एप्लीकेशन को विथहोल्ड नहीं करेगा, अन्यथा परेशान करने के लिए. ना हाँ बोल रहे हैं, ना बोल रहे हैं, ना आपको परमिशन दे रहे हैं, ना मना कर रहे हैं. वो अननेसेसरली आपकी एप्लीकेशन को विथहोल्ड नहीं करेगा. हाँ, आपसे कुछ कुछ चीज़ों की जानकारी मांग सकता है. ये मांग सकता है आप प्रूव कीजिए, आप एविडेंस दीजिए कि आपने रेगुलेशन 10 कंप्लाई किया, रेगुलेशन 11 कंप्लाई किया, बोर्ड के अप्रूवल लिए, शेयरहोल्डर के अप्रूवल, रेजोल्यूशन की कॉपी मांग सकता है. ठीक है, मतलब जो वो आपसे कुछ इंफॉर्मेशन मांग सकता है टू सेटिस्फाइड सेल कि आपने सारे लॉ कंप्लाई करते हुए, या आप जो भी सेबी एलओडी या रेगुलेशन आप पे लग रहा है, आप लिस्टेड कंपनी हो, आप कंप्लाई कर रहे हैं, उसका कोई वायलेशन नहीं है. आप लिस्टिंग फीस रेगुलर पे कर रहे हैं, उसमें वायलेशन नहीं है. मतलब बेसिकली आपसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन, जानकारी मांग सकता है टू सेटिस्फाइड सेल कि एक्चुअली इट इज कंप्लाइंग विद सेटिस्फाइड सेल दैट आप लॉ को कंप्लाई करते हुए डीलिस्टिंग कर रहे हैं. अदरवाइज बिना आपको इंफॉर्मेशन मांग सकता है ऑल दैट, बट विदाउट एनी वैलिड रीजन अननेसेसरी आपको हैरेस करने के लिए, परेशान करने के लिए आपको एप्लीकेशन को विथहोल्ड नहीं करेगा स्टॉक एक्सचेंज. ठीक है, देखिए मैं वह पूरा पढ़ता हूँ. इन प्रिंसिपल अप्रोच स्टॉक एक्सचेंज रेगुलेशन 12 मैंने समझा दिया पूरा आपको.
द कंपनी शैल मेक एन एप्लीकेशन टू द रेलिवेंट रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, वही जहां जहां से लिस्टिंग कराए सारे स्टॉक एक्सचेंज, फॉर इन प्रिंसिपल अप्रूवल, फाइनल अप्रूवल बाद में आगे बताऊंगा, और द प्रपोज डीलिस्टिंग ऑफ इस इक्विटी शेयर, किस फॉर्म में अप्लाई करें एप्लीकेशन का फॉर्म, इन द फॉर्म स्पेसिफाइड बाय द फ्रॉम टाइम टाइम, मतलब फॉर्मेट टू मेक द एप्लीकेशन वो भी स्टॉक एक्सचेंज का होगा, वो टाइम टू टाइम वही डिसाइड करेंगे, नॉट लेटर देन 15 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग द एसआर, और रिसिप्ट ऑफ एनी स्टैट्यूटरी अदर रेगुलेटरी विजिबल। अच्छा कई बार ऐसा हो सकता है ना, शोल्डर की अप्रूवल ले ली, लेकिन शोल्डर अप्रूवल एसआर इज सब्जेक्ट टू द अप्रूवल आरबीआई, इज सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ सम अदर अथॉरिटी, कि हो सकता है कोई और भी लॉ लग रहा है, तो लॉ बोलता है अगर कुछ ऐसा है तो एसआर, और अगर खाली एसआर है तो एसआर, और अदरवाइज कोई और स्टैट्यूटरी अथॉरिटी की अप्रूवल चाहिए तो ऑब्वियसली वो बाद में आएगी, तो जिस दिन वो आएगी विच एवर लेटर, वहां से 15 दिन के अंदर आपका एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज। Such application seeking in principle approval for delisting equity shares shall be disposed of by the recognized stock exchange within a period not exceeding 15 working days from the date of receipt of such application that is complete in all respect। ये आपको आ गया। The recognized stock exchange shall not unfairly withhold such number, unnecessary withhold नहीं करें, but may require the company to satisfy inform as regard, मतलब ये बोल सकता है कि भैया मुझे satisfy करो, ये इन्फॉर्मेशन दो, किस किस चीज के बारे में, कंप्लायंस विद रेगुलेशन 10, 11, 10 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बोर्ड रेजोल्यूशन आपने पास किया प्रॉपर्ली, 11 शेयर होल्डर रेजोल्यूशन पास किया प्रॉपर्ली, उसकी रेजोल्यूशन की कॉपी सबमिट कीजिए, रेजोल्यूशन ऑफ इन्वेस्टर ग्रीवेंस, इन्वेस्टर की जो ग्रीवेंस आपने सॉल्व किया कि नहीं किया, पेमेंट ऑफ लिस्टिंग फीस ड्यू टू द रिकॉग्नाइज, लिस्टिंग फीस जो भी आपकी ड्यू आपने पे कर दिए, इन सब की इन्फॉर्मेशन मांग सकता है, एविडेंस मांग सकता है, प्रूफ मांग सकता है, लेकिन अननेसेसरली आपको ये नहीं मना नहीं कर सकता विथहोल्ड अननेसेसरली आपको, ठीक है। कंप्लायंस विद द प्रोविजन सेबी एलओडीआर रेगुलेशन दैट इज मटेरियल बेरिंग, मतलब आप सारे कंप्लाई कर रहे हैं जिसका इंपैक्ट आपको कंपनी की इक्विटी शेयर पड़ता है। एनी लिटिगेशन एक्शन पेंडिंग अगेंस्ट द कंपनी पर्टेनिंग टू एक्टिविटी इन द सिक्योरिटी मार्केट, मतलब सिक्योरिटी मार्केट में उसके ऊपर कोई लिटिगेशन तो नहीं है, कोई पेंडिंग केस तो नहीं है जिसका इंपैक्ट कंपनी की इक्विटी शेयर पड़ता है, उसके बारे में जानकारी मांग सकता है, क्योंकि वो सब कंसीडर करते हुए स्टॉक एक्सचेंज डिसाइड करेगा कि उसे अप्रूवल देनी नहीं देनी। एनी अदर रेलेवेंट मैटर एज इट मे डीम फिट, इसके अलावा और भी कोई मैटर जो उसको लगता है कि मुझे इसकी जानकारी चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, पेपर चाहिए, रिकॉर्ड चाहिए, एविडेंस चाहिए, तो आप मांग सकते हैं। मतलब आप सेटिस्फाई अपने आप को करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज हर तरह की जानकारी कंपनी से एक्वायरर से मांग सकता है, एंड अगर सेटिस्फाइड अप्रूवल दे देगा, लेकिन अननेसेसरली विदाउट एनी वैलिड रीजन एप्लीकेशन को विथहोल्ड नहीं करेगा। सो दैट इज द प्रोसीजर फॉर द डीलिस्टिंग विद एग्जिट अपॉर्चुनिटी रिक्वायर्ड एज पर रेगुलेशंस 8 to 12। अच्छा एक चीज देखिए, जब एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी है तो एग्जिट अपॉर्चुनिटी देने के भी तो अलग से प्रोविजन होंगे, ये तो खाली प्रोसेस है कि साहब अगर आप रेगुलेशन 7 वाले केस में जाते हैं, सारे स्टॉक एक्सचेंज डीलिस्टिंग कराते हैं, तो सबसे पहले इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट करना पड़ेगा, फिर अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर टू द ऑफर, फिर बोर्ड का अप्रूवल, शोल्डर का अप्रूवल, सारी बातें। लेकिन इसमें अब जैसे इन प्रिंसिपल अप्रूवल, फाइनल अप्रूवल तो आई नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जब एग्जिट अपॉइंट देंगे उसका प्रोसेस क्या होगा, एग्जिट अपॉइंट में कैसे शोल्डर आपको अप्लाई करेंगे, कुछ भी नहीं है। तो एक अलग से टॉपिक दे रहा है एग्जिट अपॉर्चुनिटी, तो इसी टॉपिक से रिलेटेड है, मतलब रेगुलेशन 7 से रिलेटेड है, लेकिन एग्जिट अपॉर्चुनिटी की अपने आप में एक फुल फ्लेज प्रोविजन है, तो वो एक सेपरेट टॉपिक हमने बना दिया। उसका देखो आपके बुक, आपके नोट्स में आपको अगला टॉपिक है प्रोविजंस पर्टेनिंग टू एग्जिट अपॉर्चुनिटी। मतलब बेसिकली अभी तो हमने ये पढ़ा कि साहब अगर एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी है तो उसके लिए क्या प्रोसेस फॉलो करना है, मतलब क्या क्या स्टेप्स हैं कि बोर्ड की अप्रूवल चाहिए, शोल्डर, लेकिन एग्जैक्टली ओनली इन द कॉन्टेक्स्ट एग्जिट अपॉर्चुनिटी, हमें एग्जिट अपॉर्चुनिटी कैसे देनी है, शोल्डर कैसे ऑफर को एग्जिट अपॉर्चुनिटी अवेल करेगा, क्या प्रोसेस होगा, फिर फाइनल अप्रूवल स्टॉक एक्सचेंज की लास्ट में आएगी, तो उसके अलग से प्रोविजन दे रखे हैं इन द सेबी डीलिस्टिंग इक्विटी शेयर रेगुलेशन 2021, तो हम अलग से पढ़ेंगे। एंड मैंने हेडिंग बना दी प्रोविजन पर्टेनिंग टू एग्जिट अपॉर्चुनिटी, वो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, तो मतलब वो एक अपने आप एक सेपरेट टॉपिक हो गया, बट है इससे रिलेटेड, लेकिन जो एग्जिट एग्जैक्टली ओनली रिलेटेड टू एग्जिट अपॉर्चुनिटी, वो प्रोसीजरल एस्पेक्ट नहीं है, ये सब एग्जिट अपॉर्चुनिटी कैसे कैसे दिया गया, उसका क्या प्रोसेस, उससे रिलेटेड जो प्रोविजन को एक सेपरेट टॉपिक बना दिया, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अच्छा एक पॉइंट मैं बोल रहा था कि रेगुलेशन 11 में कि शोल्डर की अप्रूवल बाय पासिंग एसआर, और एसआर में मैंने बताया था जो कंपनी एक्ट की रिक्वायरमेंट तो पूरी करनी है कि वोट्स कास्ट इन फेवर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 times ऑफ वोट्स कास्ट अगेंस्ट, लेकिन साथ में एक बात एडिशनल यहाँ क्या है कि साहब जितने पब्लिक शोल्डर अगेंस्ट में हैं तो उसके कम से कम डबल, एटलीस्ट 2 times पब्लिक शोल्डर उसके फेवर में होनी चाहिए, तभी वो एसआर पे हम एक्ट कर सकते हैं। इस बात को वैसे तो समझ आ गई, बट इससे रिलेटेड एक बार क्वेश्चन आया हुआ है आपका, वो क्वेश्चन देखिए, जून 2019 एग्जाम, क्वेश्चन नंबर 2A पार्ट 3। कई बच्चे पूछेंगे सर ये 2021 का लॉ आप पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन 2019 का,
एक्चुअली क्या है, मैंने पहले बोला था पुराना जो 2009 का सेबी डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी से रेगुलेशन 2009 और जो नया मेजर चेंजेस नहीं आए हैं, लेकिन छोटे छोटे कई जगह टुकड़ों में, इसलिए उसको वैसे पढ़ना मुश्किल है, जैसे पूरा हम नए तरीके से पढ़ रहे हैं। लेकिन मेजर तो जैसे ये वाला पॉइंट है एसआर के लिए कंडीशन, ये ओल्ड में भी था न्यू में था, तो क्वेश्चन पहले आया हुआ, तो अल्टीमेटली ये क्वेश्चन आज भी वैलिड है, क्योंकि ये वाला पॉइंट, ये चीज, ये प्रोविजन जो एसआर वाली जो है ओल्ड लॉ में भी था, न्यू लॉ में भी सेम है, कोई फर्क नहीं है। इसलिए ये ओल्ड लॉ के बेसिस पे क्वेश्चन आया हुआ, बट दिस क्वेश्चन इज स्टिल वैलिड एज पर न्यू लॉ। व्हाई? एज पर दिस पॉइंट इज कंसर्न, ओल्ड और न्यू लॉ में सेम प्रोविजन है। The क्वेश्चन क्या है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ लिस्टेड कंपनी डिजायर्स टू डीलिस्ट इट्स इक्विटी शेयर्स फ्रॉम ऑल द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। वही आगे ऑल रेगुलेशन 7 वाला केस आ गया। द वोटिंग डिटेल्स थ्रू पोस्टल बैलेट आर एजेंट, पता है पोस्टल बैलेट से कर सकते हैं या ई वोटिंग। वोटिंग डिटेल क्या देखिए, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स 7000, उसमें पब्लिक वोटर्स 5000 है, प्रोमोटर्स 2000 है। 5000 पब्लिक शोल्डर्स एंड 2000 प्रोमोटर्स शोल्डर्स। ठीक है। वोटिंग एट शोल्डर मीटिंग में जो वोटिंग हुई, इसका पैटर्न दे रखा है। इन फेवर में कितने हैं, 3300 वोट्स। अगेंस्ट कितने हैं, 1700 वोट्स, वही 5000 हो गए टोटल। सॉरी, पब्लिक शोल्डर, ये खाली पब्लिक शोल्डर का दे रखा है। जनरल मीटिंग में जो वोटिंग पब्लिक शोल्डर ने, जो 5000 है, इन्होंने वोटिंग कैसे किया। फेवर में 3300 है, अगेंस्ट 1700 है, पब्लिक शोल्डर। एंड कंपनी के जितने प्रोमोटर्स हैं, प्रोमोटर कितने, 2000, ये सारे के सारे फेवर हैं, ऑल इन फेवर, कोई भी अगेंस्ट में नहीं है। ऑब्वियसली प्रोमोटर डीलिस्टिंग प्रपोजल ही वही लेके आया, तो सारे फेवर में होंगे, प्रपोजल ही वही लेके आया, वही एक्वायरर प्रोमोटर, ठीक है, ऑल इन फेवर, ये सारे के सारे फेवर में। इस 5000 में से 3300 पब्लिक शोल्डर फेवर में, 1700 अगेंस्ट में। अब देखिए आप, पहले हम वो देखते हैं, पहली वो कंडीशन, वोट्स कास्ट इन फेवर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ वोट्स कास्ट अगेंस्ट, ओवरऑल है ना, ओवरऑल। तो फेवर में कितने हैं, पब्लिक में 5000 में 3300, अब प्रोमोटर में 2000 में 2000 पूरे, कितने हो 5300, कितने हो 5300। अगेंस्ट में प्रोमोटर में से अगेंस्ट कोई है ही नहीं, सारे के सारे फेवर में, खाली पब्लिक शोल्डर अगेंस्ट में 1700 है, तो 1700 अगेंस्ट में है। अच्छा 1700 का 3 टाइम्स कितना, 5100, 1700 का 3 गुना कितना, 5100, और फेवर में कितने, 5300। क्या ये कंडीशन फुलफिल होगी कि टोटल अगेंस्ट, क्योंकि प्रोमोटर शोल्डर में तो कोई अगेंस्ट है नहीं, सारे के सारे फेवर में क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है, लिखा ना, बाय रेफरिंग टू सेबी डीलिस्टिंग रेगुलेशन डिसाइड अपॉन द रेजोल्यूशन पास, मतलब रेजोल्यूशन वैलिड है कि नहीं बताइए। इसका तो ये कंडीशन फुलफिल हो गई, अगेंस्ट में 1700 है और फेवर में 5300 है, तो 1700 का 3 गुना कितना, 5100, लेकिन 5300 ज़्यादा ही है, कोई बात नहीं, इसका ये कंडीशन फुलफिल होगी। लेकिन खाली इससे नहीं चलेगा, हमें एक कंडीशन और देखनी है, पब्लिक शोल्डर, खाली पब्लिक शोल्डर की। क्या कंडीशन है, द वोट्स कास्ट इन फेवर, ये तो ओवरऑल था, ये पब्लिक शोल्डर का, वोट्स कास्ट इन फेवर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वोट्स कास्ट अगेंस्ट, ये था ना, खाली पब्लिक शोल्डर की बात कर रहा हूं। अब पब्लिक शोल्डर में टोटल 5000 पब्लिक शोल्डर हैं, उसमें अगेंस्ट में कितने, 1700, फेवर में कितने, 3300, इसका डबल किया 3400, 3400, लेकिन फेवर में कितने, 3300, क्या है, डबल से कम है भाई, इतने अगेंस्ट में पब्लिक शोल्डर है, तो उससे कम से 2 गुना फेवर होना चाहिए, तो 2 गुना हो रहा है 3400, लेकिन फेवर में 3300, इसका मतलब ये कंडीशन तो फुलफिल हुई नहीं, ये तो फुलफिल हो गई, ये फुलफिल नहीं हुई। और अभी हमने पढ़ा था रेगुलेशन 11 में कि साहब एसआर कैन नॉट बी एक्टेड अपॉन अनटिल द वोट्स कास्ट बाय द पब्लिक शोल्डर हु आर अगेंस्ट इट, द फेवर वाले उसके कम से कम डबल होने चाहिए, कम से उसके 2 टाइम्स होने चाहिए, लेकिन वो कंडीशन फुलफिल, इसका मतलब क्या हुआ, ये कंडीशन फुलफिल, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके बिना एसआर कैन नॉट,
इसका था ये एस्सा कैन नॉट बी एक्टेड अपॉन, दिस एस्सा इज नॉट वैलिड एंड इसके बेसिस पे डीलिस्टिंग नहीं हो सकती, इसके बेसिस पे डीलिस्टिंग नहीं हो सकती। देयरफॉर द स्पेशल सोल्यूशन कैन नॉट बी एक्टेड अपॉन, क्या है रेगुलेशन 11 जो अभी पढ़ा था उसी के बेस पॉइंट क्वेश्चन है ये, सुनो। एंड तो इस क्वेश्चन कराने से आपको और क्लैरिटी आ गया, और क्लैरिटी आ गई हिसाब ये, तो ये आपको पॉइंट आपको, तो अभी मैंने आज इतना पढ़ा दिया आपको, ठीक है। कल अगली क्लास में जो डीलिस्टिंग फ्रॉम ऑल द स्टॉक एक्सचेंज वाला जो कंसर्न रेगुलेशन 7 और उसके कॉन्टेक्स्ट में प्रोसीजर रेगुलेशन 8 to 12 पढ़ा, उसमें जो एग्जिट अपॉर्चुनिटी देने का जो डिटेल्ड प्रोसीजर है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे। और जो थर्ड क्लास होगी, आज फर्स्ट क्लास है, फिर सेकंड क्लास में पढ़ेंगे, थर्ड क्लास में पढ़ेंगे कंपलसरी डीलिस्टिंग एंड सम मिसलेनियस थिंग्स, ठीक है। वो थर्ड क्लास में टोटल 3 लेक्चर हम इस टॉपिक पे ऑन डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर और डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी। सो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।